Hi Deepak, how are you? Hello Rakhi. जी दीपक जी फोन चेंज कर लिया है. हेलो अरुण, हाउ आर यू? चलिए, आई थिंक वो कोई इश्यू फोन का था, वो रह गया. राइट नाउ इस फोन पे हमारी आराम से बात हो पाएगी, आई होप सो. कैमरा थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. इफ इट वुड बी डन, तो कोशिश करें कि कैमरा अगर हल्का सा क्लियर और हो जाए तो जितना बेटर हो जाए. यप, आई थिंक इट्स अ बिट बेटर नाउ. थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच. Voice is clear now. Anurag is saying hello to you. Welcome Shukla ji. Thank you Sumit, thank you so much. So we are late now, but people are joining right now. Number is increasing. Yes, everything is done, Vaibhav ji. Let's start now for sure. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. जैसा कि हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उन लोगों का रिस्पॉन्स था कि जब हम दोबारा स्टार्ट करें तो हम लोगों को चैप्टर लेना चाहिए ऑन द प्लान, बेसिकली व्हाट वी कॉल इन नेटवर्क मार्केटिंग एज अ प्लान. लेकिन प्लान पे जाने से पहले कुछ बेसिक फिर से बातचीत हमें करनी पड़ेगी. डिटेल्ड वर्जन लेंगे और इस टॉपिक को जितना भी टाइम लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 5 बार लगे, 10 बार लगे, जो भी टाइम इस टॉपिक पे लगेगा वो हम इस टॉपिक पे लगाने भी वाले हैं. तो कृष्ण शुक्ला जी बोल रहे लेट नहीं है, सब फ्री हैं. फ्री हैं तो सर कोशिश. हाफ सेंचुरी तो हो गई हमारी ऑलरेडी. 50+ एसोसिएट्स आर देयर. दैट मीन्स पीपल वर मिसिंग ट्रेनिंग. हमारा नंबर कम नहीं हुआ एक हफ्ते में. इट्स स्टिल इंक्रीजिंग, जैसे पहले बढ़ रहा था. और आज डिस्टर्बेंस भी रोक नहीं पाया. चलो, इट्स गुड, सुपर्ब. कूल. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून शिल्पा मैम. चलिए, आई होप लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए, प्लान की अगर हम बात करते हैं तो मैं एक बार फिर से वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा जहां पिछले दिनों हम फ्लो में थे. तो उसी चीज को मैं रिपीट करना चाहूंगा. जब कोई व्यक्ति हमारे को बोलता है कि मुझे आपकी कंपनी का प्लान जानना है या मुझे आपका बिजनेस प्लान जानना है, अभी तक क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में एक आवाज उठी है जब लोगों को यह पता लगा है कि कोरोना की वजह से अब ये जो इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री अब टेक्निकल आगे बढ़ेगी, बाकी आगे बढ़ेगा, ग्लैमर से आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी. जो लोग ये मानते थे कि पूरी जिंदगी हम 96 98 का पैटर्न अपना के रखेंगे, एवरी टाइम क्राउड इकट्ठा करेंगे, क्राउड से मोटिवेशन होगा, तो कोरोना ने काफी कुछ चेंज कर दिया. और जैसा कि पहले भी बोला गया था, दिस वुड बी अ डेकेड ऑफ सुपरबग्स. ये डेकेड ऑफ सुपरबग्स रहेगा. अगर ऐसा रहा तो ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन डेकेड ऑफ सुपरबग्स इसको 2020 से 2030 को बहुत पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है. तो इसमें एक चीज भरपूर होने वाली है. वो चीज ये होने वाली है कि क्राउड कैटरिंग जो होगी वो मिनिमाइज होगी. ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप मीट नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के पास एक ही अस्त्र था, माहौल बनाओ, और माहौल के दम पे या लोगों को दिखा दिखा के बाकी लोगों को ज्वाइन करवाओ, यानी भीड़ को दिखा के भीड़ बढ़ाओ, उन लोगों का सूर्यास्त बड़े गजब तरीके से कोरोना ने कर दिया. उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आ गई है.
अब लोग बढ़ रहे हैं कि आप, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि आप ईटेक आ जाओ, टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाइए, इन सब चीजों के ऊपर आ जाइए। आज जाइए, एक बात है, लोग बोल रहे हैं कि आप ई ट्रेनिंग्स करिए, ये करिए। जिन लोगों को जिन चीजों का नॉलेज नहीं है, आज वो ओवरनाइट उसको करेंगे कैसे? आज तक आप लोगों ने उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या एजुकेशनिस्ट होने नहीं दिया, उनको अपने चमचे बना के रखा, चेले बना के रखा, भक्त बना के रखा, उनकी आंखें बंद करके रखी। जो वो फर्दर ग्रो हो सकते थे, आपने उनको ग्रो नहीं होने दिया, उनके एजुकेशन के बेनिफिट्स नहीं होने दिए, बल्कि वो जितने इंटेलिजेंट इस इंडस्ट्री में आए थे उससे ज्यादा गवार बनाने की कोशिश कि उनको ऐसे फलसफे, ऐसे तरीके सिखा दिए जाएं कि जिसके बाद वो किसी काम के ही ना बचे। ये बहुत हुआ हमारे यहां पर, हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली। आज जब उन लोगों को बात करते हैं तो वो एकदम से ईटेक कैसे हो जाएंगे? उनको कोई सिखा थोड़ी ना रहा कि ईटेक का यूज कैसे करना है। बेसिकली जब तक आपने अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपने साथ को वर्कर्स को आपने एजुकेट किया ही नहीं है, उनको क्वालिफाई किया ही नहीं है, उनको डेवलप किया ही नहीं है, तो वो आज अचानक से थोड़ी ना आपके लिए बिजनेस लाने वाले। मीडिया में कि हर बार आप बोलेंगे आदेश होगा और बिजनेस आ जाएगा, इस तरीके की चीजें होने वाली नहीं है। इसी एजुकेशन को जब मैं बोलता था आज से 1.5-2 साल पहले, 5-7 साल पहले बोलना स्टार्ट किया होगा, तो लोग मजाक समझते थे। जब मैंने स्पेशल एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाली इंडस्ट्री 98 के माहौल और 98 के तरीकों से नहीं चलेगी। अगर 2019 की नेटवर्किंग है तो 2019 के तरीके से चलेगी, 2020 की नेटवर्किंग है तो 2020 के तरीके से चलेगी, 2025 का नेटवर्क कुछ अलग होगा, 2030 की नेटवर्किंग कुछ अलग होगी। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, ये सेक्टर ऑर्गेनाइज होगा, वैसे वैसे इसमें चैलेंजेस और चीजें भी बढ़ती रहेंगी। ये हम सब लोगों ने पहले से डिसाइड किया था, लेकिन बहुत से लोग उस टाइम पे इस चीज को मजाक समझते थे। आज भी बहुत सारे माइंडसेट ऐसे हैं जो 1998 में जो सीखा है, 2002 में सीख लिया, 2006 में सीख लिया, उन चीजों को अपडेट नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि जो सीखा हुआ कुछ नया ना सीखना पड़े, कोई नई ना मेहनत हो, तो मैं पुराने तरीके से ही, पुरानी फिलोसफी को आजमा के ही आगे निकल जाऊं, और वो अब होने वाला है नहीं। तो ऐसे इन लोगों के लिए, क्योंकि बात ये करनी पड़ेगी कि बीइंग ए द रेजुनाइन पर्सन, बीइंग ए द रेजुनाइन डायरेक्ट सेलर, आप लोगों को एक और आज एडवांटेज है, एक आज आपको एक और एज में अपने में ग्रोथ करना है, जहां पे बढ़ के आप, हम लोग ये बता पाएंगे कि हम दूसरों से अलग क्या है। 99.99% नेटवर्कर जो 98 का एजुकेटेड है, या मैं बोलूं कि 90s MLM यूनिवर्सिटी का एजुकेटेड है, या मैं एक और भी नया शब्द दे सकता हूं कि मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो एजुकेटेड बंदा है, वो प्लान बोलते ही क्या करता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाना चालू कर देता है। कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें पता कैसे लगता है कि हम लोग गवार कहां से हैं, जब हम बात करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे आपका प्लान जानना है। प्लान जानना है तो हम क्या करते हैं, उठा के कैलकुलेशन पकड़ के उसको दिखाना चालू कर देते हैं। हम पूछते हैं कि आपका प्लान क्या है, तो हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं बाइनरी प्लान है या जनरेशन प्लान है या क्या प्लान है। हमें इन चीजों की नॉलेज भी नहीं है कि प्लान होता क्या, उससे पहले तो हमारे को बेसिक की ही नॉलेज नहीं है। एक्चुअली देयर आर टू थिंग्स, वन थिंग इज बिजनेस प्लान, सेकेंड थिंग इज कॉम्पनसेशन प्लान। हम लोगों को अगर दूसरे एजुकेटेड नहीं है तो हमने उनके बनाए इंस्ट्रूमेंट पे नहीं डांस करना है। अगर लोग आपसे पूछते हैं कि आपका प्लान बताइए, तो आप पहले पूछिए कि प्लान आप मेरा जानना चाह रहे हैं तो कौन सा जानना चाह रहे हैं, कॉम्पनसेशन प्लान या बिजनेस प्लान। पहले तो उस आदमी को यह समझ होने दीजिए कि वो आदमी कितनी बेहूदी और कितनी बेतुकी बात कर रहा है। एक आदमी बोलता मुझे प्लान बताइए, प्लान किस चीज का बताऊं, हाउ विल ग्रो इनटू द मार्केट इसका प्लान बताऊं, हाउ वी विल सेल अवर प्रोडक्ट्स इसका प्लान बताऊं, अपना एक्शन प्लान बताऊं, अपना कॉम्पनसेशन प्लान बताऊं या अपना बिजनेस प्लान बताऊं। ये किस तरीके की गवारपंथी है कि एक गवार ये बोलता है कि मुझे अपना प्लान बताओ, और हम भी गवारपंथी दिखाते हुए उसको रिफ्लेक्ट करने लगते हैं कि इसने पूछा मुझे पता ही है गवार, और ये क्या पूछेगा, कॉम्पनसेशन प्लान पूछेगा, तो हम लोग उसको सीधा कैलकुलेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज वेयर एवरीथिंग गेट्स मेस्ड अप। दिस इज वेयर हम अपना अपग्रेडेशन जो हमने सीखा समझा वो डिलीवर करना, वो दिखाना भूल गए। जब हमें मौका मिला था शो ऑफ करने का,
तब हम उसको भूल ही गए। जब हमें बताना था कि हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में क्या जान है, जब दिखानी थी तो हमने वो चांस मिस कर दिया। देर आर टू थिंग्स, one thing is business plan, another thing is compensation plan, then there is action plan, then there is training plans. There are so many things which comes under plan. आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक बात करिए किस चीज को करना है। ये 99.99% मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट से अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट कहने वाला व्यक्ति जो है, इसको यह भी नहीं पता कि प्लान 25 तरीके के होते हैं। इस बेवकूफ व्यक्ति को एक ही चीज मालूम है कि पहली चीज तो एक ही प्लान होता है जिसमें कैलकुलेशन होती है, उस एक प्लान में भी प्लान होता है केवल बाइनरी, और वो भी प्लान होता है कि उससे डिसाइड होता है कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। These are the people who don't have any basic knowledge about a word that is plan. उस प्लान को जो मैं बोल रहा था उस दिन, कुएं के भी नहीं, ये जो कोका कोला की डंडी आती है, स्ट्रो है, उस स्ट्रो के मेंढक हैं। उस स्ट्रो के अंदर सिर्फ इतना ही माइंडसेट मिला है कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा समझदार तो बन नहीं सकते हो, बनना भी मत करना। तुम तो प्लान बस कोई तुम्हारे को बोलते, तो जैसे हम किसी जानवर को बोल देते ना कि ओके सिट शेक हैंड, तो जैसे वो जानवर रिएक्ट करता है एक सिंगल लाइनर वर्ड पे, एक सिंगल वर्ड पे, ऐसे ही ये मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट रिएक्ट करने लगते हैं। इन्हें एक बार प्लान बोल दो तो पेन पेपर लग के लगे गोले खींचने, लगे बेवकूफों की तरह एक्ट करने, और ये समझते हैं कि इस तरीके की नेटवर्किंग के सारे 2020, 25, 30 आने वाली जनरेशंस को लीड कर पाएंगे। जनरेशंस विच आर मच स्मार्टर, जनरेशंस विच आर मच इंटेलिजेंट, वो अच्छे मैथमेटिक्स के साथ आएंगे, बदले हुए इंटेंशंस के साथ आएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। ये लोग समझते हैं कि शेक हैंड मतलब वो करते हैं कई पालतू जानवर, तो वो उस पर रिएक्ट करने लगते हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। हम लोगों को यही समय होता है एजुकेशन दिखाने का। उन्हें बोलिए कि सर आप जानना क्या चाह रहे हैं, आप बिजनेस प्लान के बारे में, एक्शन प्लान के बारे में, कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में, प्लान मूवमेंट के बारे में, आप कौन से प्लान के बारे में जानना चाहते हैं? प्रोडक्ट मूवमेंट प्लान बताऊं या बिजनेस प्लान बताऊं या मैं क्या बताऊं? तो उनका रिएक्शन होगा वो जैसे आपने देखा होगा एक वो मूवी आई थी जोली एलएलबी वर्सेस स्टेट 2 अक्षय कुमार की, जिसमें वो बोलता है नाम क्या है, वन क्या है, लास्ट में बोलता है हाय ला। ऐसा भी होता है। मतलब इफ यू आर फेक, इफ यू आर नॉट डीप इनटू द थिंग्स, तो ओरिजिनलिटी को बाहर आना ही आना। उस सीन का पूरा सेंस ये नहीं था कि वो किसी धर्म पे आधारित था। मतलब कोई भी चीज अगर अपनी बाउंड्री से बाहर आर्टिफिशियली सीख ली जाएगी तो लास्ट में रिएक्शन आएगा अच्छा ये भी होता है क्या। अब आर्टिफिशियली सीखे हुए लोगों से हम इसी रिएक्शन की उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो बोले कि प्लान, तो बोला अच्छा आप पुराने नेटवर्कर लगते हैं, हाँ बोले फिर तो आपको सारी जानकारी होगी। फिर वो बढ़ा कर के बोलेगा हाँ मुझे जानकारी है। उसे बोलो तो कौन सा प्लान डिस्कस करूं? पहले प्रोडक्ट मूवमेंट प्लान डिस्कशन करना है, टीम डेवलपमेंट प्लान डिस्कशन करूं, एक्शन प्लान डिस्कशन करूं, बिजनेस प्लान डिस्कशन करूं, इस मंथ का एक्शन प्लान डिस्कशन करूं, कि एनुअल एक्शन प्लान डिस्कस करूं, कि कॉम्पनसेशन प्लान डिस्कस करूं? देन दैट पर्सन विल कम टू नो कि तूने गलत जगह पंगे ले लिए। यहां अब बकवासबाजी कम करियो, यहां सोच समझ के जबान खोलियो। पहली बार तेरा पाला किसी पढ़े लिखे आदमी से पड़ गया है और इससे बदतमीजी भारी पड़ेगी। ये धो धो के मारेगा, ये बदतमीजी नहीं करेगा, तुझसे उल्टे सीधे जवाब नहीं करेगा, ये सीधी सीधी टेक्नोलॉजिकल बात करेगा। और तू एक शब्द के साथ, हर बढ़ते शब्द के साथ जलील होता चला जाएगा, क्योंकि तूने इतने डेप्थ में इस इंडस्ट्री को, इस नॉलेज को समझा ही नहीं है जिस लेवल पे ये व्यक्ति समझ के बैठा हुआ है। तो मेजरली जो लोग करते हैं, और अब हम लोग बोलते हैं कि जब हमें समझ ही आ गया कि वो कॉम्पनसेशन प्लान पूछ रहा है तो हम उसे डायरेक्ट ना बताएं। समझिए, आपको अपना पूरी चीज, अपनी स्पेशलिटी बताए बिना वो आदमी चाहता है कि उसके मेंटल लेवल पे आके आप उसको डील करिए। अपने मेंटल लेवल पे वो आपको जीतने ही नहीं देगा। उस लेवल की जो बेवकूफी का चरम है, उस चरम पे जाके आप नहीं लड़ सकते। अगर आपको लड़ना है तो अपनी स्ट्रेंथ पे लड़ना पड़ेगा। ये ऐसी कोई बात है कि कोई आदमी ताई कमांडो जानता है, या आप एक बात बोलें कि विराट कोहली को आप कहें कि अगर तेरे को अपना, तू इतना ही महान प्लेयर है ना, तो अपने आप को महान एथलीट बनता है, तो एक बार बैट बॉल छोड़, क्रिकेट का बैट छोड़, और तू मेरे साथ ना फुटबॉल में आ। मैं तेरे को फुटबॉल में सिखाता हूं एक बार कि गेम होता क्या, मैं बनाता हूं तेरे को एथलीट। तो वहां पे तो 10-10 घंटे खेल लेता, हमारे साथ 1.5 घंटा खेल के दिखा।
अगर इसके बाद विराट कोहली अपने आप को प्रूव करने के लिए फुटबॉल अपना लेता है तो मैं विराट कोहली को महानतम बेवकूफों में शामिल करना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज कि उसने अपनी स्ट्रेंथ पे ना छोड़ के किसी बेवकूफ के उकसावे में आके, बहकावे में आके एक ऐसे गेम का दामन थाम लिया जो मे बी वीक पॉइंट हो सकता है। और जिन लोगों को उससे उम्मीद थी, अब ये उन लोगों को धोखा देगा। अब अगर ये फुटबॉल खेलेगा तो अपनी ईगो के लिए खेलेगा, लेकिन इस महान देश को धोखा दे दिया, क्योंकि हम लोग इसको एज ए बेस्ट बैट्समैन देखना चाहते थे और हम चाहते थे ये हमारे को क्रिकेट में लीड करे, ना कि ये हमारे को लीड करे फुटबॉल के अंदर। बड़े एक बेवकूफ ने उकसा दिया और ऐसा काम कर बैठे। ये सेम बात, सेम हालात हम भी करते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति हमें बोलता है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट जानना है, मुझे प्लान जानना है, तो भैया जिसको खाली कॉम्पनसेशन प्लान जानना है, समझिए कि एक आदमी ये जानना चाहता है कि मुझे ये बता दो कि 1 लीटर या 1 केजी फ्रूट में से कितना जूस निकाल रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं सर मैं गन्ने में से निकालूंगा, तो बोलता नहीं, समझे नहीं मेरी बात। मुझे जूस पीने से मतलब है 1 किलो फ्रूट का पीना है। मुझे जानना ही नहीं कि आप गन्ने में से निकालोगे कि बादाम का जूस निकालोगे कि बादाम का दूध निकालोगे। दैट पर्सन इज सेइंग कि मुझे कॉम्पनसेशन प्लान बता दो, बिना बिजनेस प्लान बताए। आप समझ के देखिए कि उस आदमी को आपका बिजनेस प्लान नहीं मालूम, वो कॉम्पनसेशन प्लान की कीमत आपको चुकाएगा कैसे, वो आपके कॉम्पनसेशन प्लान को समझेगा ही कैसे। आप उसे बता रहे हैं कि साहब आपको पिछले 1 लीटर जूस मिला होगा, लेकिन जो 1 लीटर जूस आप बोल रहे हो कि आपको मिल गया था 30 रुपए में, वो 30 रुपए में 1 लीटर जूस आप गन्ने का पी के आ रहे होंगे। मेरा 1 लीटर जूस आपको 250-300 रुपए में मिलेगा या 500 रुपए में मिलेगा, क्योंकि मैं आपको ब्लूबेरी का जूस पिला रहा हूं। अब ये बेवकूफ आदमी क्या बोलता है, कैसे ये बोलता है, यार तुम समझे नहीं, मुझे क्या करना, तुम ब्लूबेरी का पिलाओ कि गन्ने का पिलाओ। मेरे हिसाब से मेरे जैसे इंटेलिजेंट और महानतम हस्तियों ने आज तक एक ही चीज बताई है, जूस की वो दुकान बढ़िया है जिस दुकान में से 1 लीटर जूस केवल 30 रुपए में मिलता हो या 40 रुपए में मिलता हो। और फिर उसे समझा रहे कि भाई साहब आप तुलना ही गलत कर रहे हो। आप शुगर वाले जूस की तुलना एंटीऑक्सीडेंट जूस से कर रहे हो। या तो आपके दिमाग में खराबी है या मेरे दिमाग में खराबी है कि मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन ये आदमी बोलता है यार तूने गलत आदमी है, तू बार बार बता रहा मुझे कि हम ब्लूबेरी का जूस दे रहे हैं, हम बेरीज का दे रहे हैं, हम क्रैनबेरी का दे रहे हैं, हम असाई बेरी का दे रहे हैं। मैं तुझे एक बात पूछ रहा हूं, तू मुझे वो नहीं बता रहा खुल के 1 लीटर जूस कितने रुपए में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सर 1 लीटर जूस की कोई कीमत नहीं होती है। 1 लीटर जूस असाई बेरी का है कि क्रैनबेरी का है कि स्ट्रॉबेरी का है कि मौसम्बी का है कि गन्ने का है, इस चीज से फर्क पड़ेगा कि 1 लीटर जूस कितने का है। आप जैसा मूर्ख आदमी 2 ही यूनिट लेके बैठा हुआ है, 1 लीटर जूस और 30 रुपए। 1 लीटर जूस हमें वहां 1 लीटर जूस तो 30 रुपए में मिल जाता था, हमें ज्यादा से ज्यादा 35 में मिल जाता था, बहुत बढ़िया हुआ 40 में मिल जाता था। लेकिन आप तो 1 लीटर जूस मुझे दे रहे हो 500 रुपए का। अरे भाई असाई बेरी का जूस रहेगा तो 500 रुपए लीटर ही मिलेगा। कौन गधा दे देगा इस दुनिया में तेरे को 40 रुपए लीटर का जूस। बट ये महानुभाव अपनी बेवकूफी के झंडे से, बेवकूफी की एक्सपर्टीज से आपको लगातार पीटता रहेगा और आप पिटते रहेंगे और आप बाद में बोलेंगे कि सर हमारे प्लान में कुछ कमी थी। हमारे प्लान में तो कुछ कमी नहीं थी, लेकिन जो व्यक्ति हमारे प्लान को डिस्कस करता है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत कमी है। आपने अपनी बिजनेस आइडियोलॉजी डिस्कशन नहीं करी, आपने अपना बिजनेस प्लान नहीं डिस्कस करा, उससे पहले आपने अपनी कॉम्पनसेशन का आइडियोलॉजी और कॉम्पनसेशन प्लान डिस्कस कर दिया। बेवकूफों के तरीके से वो तो था बेवकूफ, मान लिया उसने तो आईएसओ सर्टिफिकेशन लिया हुआ, एचएससीसीपी सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, उसने डब्ल्यूएचओ जीएमपी लिया हुआ, उसके ब्रेन को बेस्ट फुलिश ब्रेन का अवार्ड मिला हुआ, उसने भारत रत्न जीता हुआ मूर्खों का। उसकी अचीवमेंट्स तो उसके पल्ले थी, पर हमें यह नहीं समझ आता है कि आप एक अच्छे ट्रेनिंग माध्यम से जुड़े, आप बिजनेसमैन बनने चले थे, आप बिजनेस वूमेन बनने चले थे, आप अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने चले थे, आप क्यों उसकी मूर्खताओं में शामिल हो गए? आप क्यों उसके सर्टिफिकेट्स की एक फोटोस्टेट कॉपी अपने लिए भी रखना चाहते हैं? क्या हमारे को अपनी नजर में हम इंसान
इंटेलिजेंट पढ़े लिखे अच्छे नहीं लगते, क्या हमें उसकी बेवकूफी पे उतर के उसी के तरीके से रिएक्ट करना जरूरी है? मैं एक बार याद करता हूं, श्री श्री रविशंकर जी का एक बयान था। उनको किसी ने पूछा कि एक व्यक्ति ने आपकी तीखी आलोचना कर दी और आप वहां से उठ के चले आए, आपने कुछ नहीं कहा। तो मेरे को रविशंकर जी की, श्री श्री रविशंकर जी की आज भी वो बात बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने बोला, आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो कि आपके पैर को जूते ने काटा, आपने जूते को क्यों नहीं काटा? तो रविशंकर जी बोलते हैं, अगर कोई मेरा पैर काट लेगा तो मैं थोड़ी ना यार पलट के जूता काटने जाने वाला हूं। अरे अगर उसने मूर्खता कर दी कॉम्पनसेशन प्लान की, तो आपको रेप्लिकेट करना जरूरी थोड़ी ना, आपको मूर्ख होना जरूरी थोड़ी ना है कि कागज पेन लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बेवकूफ को जोड़ने से घातक बीमारी कुछ नहीं हो सकती। आप कहें कि देखिए मैं एक बंदा खींच के लाया हूं, मान लीजिए कि आज हम 500 लोग जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं पूरे तरीके से, ये एक मीटिंग करते हैं और एक आदमी, हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े कोरोना के खिलाफ और हम जागरूकता फैलाएं। और हमारा एक एसोसिएट क्या करता है कि एक भीड़ और बढ़ाने के चक्कर में एक व्यक्ति बोलता है कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था, ये हॉस्पिटल जा रहा था, तो मैंने कहा तू भर्ती तो बाद में हो जाइयो, पहले एक बार आके ना हमारी मीटिंग अटेंड कर, हमारी ट्रेनिंग के अंदर आ, हम बता रहे हैं लोगों को कि कोरोना कितना खतरनाक है और कोरोना से कैसे कैसे संक्रमण फैल सकता है। हॉस्पिटल में तो तू 2 घंटे बाद भी एडमिट हो जाएगा, लेकिन तू और हमारी मीटिंग सुन। बेवकूफ वो नहीं है जो कोरोना पॉजिटिव आपके यहां आ गया, बेवकूफ आप हैं कि एक भीड़ बढ़ाने के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को ले आए, वो आके यहां पूरे सिस्टम में इंफेक्शन फैला देगा। हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने वाले थे, हम लोग आगे जाने वाले थे। सोच के देखिए कि एक ऐसी कम्युनिटी में जिसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है और वो कम्युनिटी अपने आप को बड़ा करना चाहे और कोई व्यक्ति उसको बड़ा करने के लिए एक संक्रमित व्यक्ति को अंदर ले आए। कोरोना हमारी इंडस्ट्री में आज से नहीं फैला, कोरोना हमारी इंडस्ट्री में 1998 से फैला है। हमारी इंडस्ट्री में तो संक्रमण इतना भयानक है कि समय के साथ कोरोना के लक्षण, कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। हमारे यहां कोरोना से ठीक होने वाले पेशेंट की जो रफ्तार है वो 10,000 में से शायद 1 या 2 व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे यहां कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो बहुत अत्यधिक है। और ये जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, जो पौराणिक काल से चले आ रहे हैं, जो इस बात को ज्यादा प्राउड मानते हैं, ये फैला रहे हैं और ये आते ही अपना संक्रमण फैलाना चालू करते हैं, दूसरे लोगों को ये संक्रमित करते हैं। 90% लोगों से आप बात करिएगा, वो करेंगे मैंने ना काम तो नहीं करा पर वायरस डाल दिया। ये नेटवर्करों की परिभाषा, जितने पुराने नेटवर्कर मेरे भाई इस टाइम मुझे लाइव सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, तो इस टाइम मैं जानता हूं बैठे बैठे मन हंस रहे होगे कि ये बात हकीकत है। द वर्ड वी यूज इज वायरस एंड वी आर यूजिंग दिस वर्ड सिंस 2000, कि वो हमें ज्वाइन ना करे, लेकिन उसके दिमाग में वायरस तो डाल दिया। तो यहां पे संक्रमण की रेशियो बहुत है। यहां पे कोई व्यक्ति जुड़ेगा और वो वायरस फैला देता है पूरे सिस्टम के अंदर। ये पुराना हमारे यहां का वर्ड है। कंप्यूटर में वायरस आते हैं, नेटवर्क में भी आते हैं। ये अपनी छोटी बुद्धि का वायरस आके बाकी जिन लोगों की इम्यूनिटी बन चुकी है, जो लोग इम्यून हो चुके हैं, उनमें भी ये लोग वायरस फैला देते हैं। तो कोविड का संक्रमण अलग है, लेकिन हमारे यहां नेटवर्क मार्केटिंग में छोटी सोच के वायरस के संक्रमण बहुत ज्यादा बड़े आ रहे थे। अब मैं कई लोगों को देखता हूं, वो क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को 18 साल हो गए, 20 साल हो गए। क्यों हो गए? इसका रीजन ढूंढिए। मेरे को भी बहुत साल हो गए, लेकिन क्यों हो गए? क्योंकि मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि पहले 5-7 साल पैसा तो कमाया, लेकिन मूर्खताएं करी, फंडामेंटल्स नहीं मालूम थे, जुगाड़ कर करके पैसा कमा लिया। तो जुगाड़ कर करके वो पैसा आगे बढ़ नहीं पाया और वो खात्मे की तरफ चला गया। तो इसलिए टाइम लग गया, लेकिन एडमिट करना पड़ा। लेकिन ऐसे लोग, उन 20 लोगों से पूछिए कि कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी इनकम मंथली 10 लाख प्लस की है और उनको इंडस्ट्री में आए हुए किसी को 2 साल हुए, किसी को 3, किसी को 5 साल। आपने 20 साल में यहां पर करा क्या है? आपका किसी एक मंथ भी 10 लाख चेक पहुंचा है या एनुअली भी आप 10 लाख कर रहे हैं? तो ये आदमी कहेगा नहीं मैं 10 लाख नहीं कर रहा, लेकिन ना ऐसा है, लेकिन ना वैसा है। ये संक्रमण की सबसे बड़ी स्टेज है
कि आप अगर अपने बता रहे हैं कि मेरा यहां पे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस 20 साल के एक्सपीरियंस को सक्सेस के साथ तोल के बताइए ना, कि इस 20 साल में अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो सीख कमाई होगी, एक्सपीरियंस नॉलेज कमाया होगा, क्या सही क्या गलत है वो कमाया होगा। अगर कोई व्यक्ति जंग नहीं जीत पाया तो वो ये जरूर बता देता कि हम जंग हारे क्यों। एक व्यक्ति बता रहा कि मैं 20 साल से लड़ रहा हूं, मैं जंग जीत ही नहीं पाया, और मैं हर बार पूछता हूं कि आप हारे क्यों, तो बोलता नहीं नहीं हारा तो मैं किस्मत के रास्ते हूं। अरे 20 साल से लगातार जंग लड़ रहे हो, इतनी क्या बुरी किस्मत है कि भाई साहब शनि की भी 7.5 होती है, 7.5 साल बाद पलटती है, लेकिन आपकी तकदीर नहीं पलट रही। कारण क्या है? आप बेसिक फंडामेंटल को सीखना ही नहीं चाह रहे। नए लोग आए, उन्होंने आपसे पहले फंडामेंटल्स को पकड़ लिया। एक मेरे अजीज मित्र थे, परम मित्र थे, मिल गए एक दिन। वो 5-7 साल पहले मुझे जानते थे, 5-7 साल बाद मिले तो मेरा 20-25 किलो वेट जो था वो गेन हो चुका था, उन्होंने नहीं पहचाना। तो वो कुछ बात बोल रहे थे तो मैंने उनको कोई बात बोल दी, तो बड़ा बुरा मान गए। मैंने सोचा शायद उन्होंने पहचान लिया, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन वो बुरा मान गए। तो उन्होंने बड़े प्राउडली मुझे बोले आप जानते हो मेरे को मैं कौन हूं? मैं समझ गया कि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा जी मैं आपको नहीं जानता, आप परिचय दीजिए, आप कौन है? बोले मैं एमएलएम में कम से कम 20 कंपनीज का प्रोमोटर रह चुका हूं, टॉप आईडी। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तो मतलब मुझे एक्सप्रेशन समझने में गलती है, तो मैं क्या समझूं? मतलब ये आप बता रहे हैं कि आप 20 कंपनीज के प्रमोटर रह चुके हैं, तो ये शर्मिंदगी वाली भावना है या प्राउड वाली है? मैं समझ नहीं पाया। क्या मतलब शर्मिंदा होके बता रहे हैं कि ऐसे है कि मैं पता है तेरे को 20 कंपनीज का प्रमोटर रह चुका हूं, मतलब ऐसा वाली है, या आपके ये वाला कि तुझे पता है मैं 20 कंपनीज का प्रमोटर रह चुका हूं? मैंने कहा इसमें प्राउड है कि शर्म है? तो उन्होंने बोला शर्म क्यों होगी, मुझे प्राउड है। मैंने कहा सर प्राउड है तो ठीक बात है, लेकिन मेरा भी एक छोटी सी बुद्धि और छोटा सा सवाल है आपसे। अब इस बंदे के इंप्रेशन में वहां पर एक भीड़ बैठी हुई, तथाकथित भेड़ों की भीड़। वो कह रहे आपको नहीं पता सर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया, नंबर 1 आईटी काम करते हैं, नंबर 1। ये नंबर 1 वर्ड बड़ा इंडस्ट्री में यूज हुआ है। तो वो जैसे नंबर 1 पागल, नंबर 1 अनएजुकेटेड, नंबर 1 इल एजुकेटेड, नंबर 1 इगोइस्टिक, तो ऐसे तो कम यूज हुए। बोले सर 20 कंपनीज में प्रमोटर रह चुके हैं। मैंने कहा सर इस आदमी सी बुद्धि का एक छोटा सा सवाल है। तो बोले क्या? मैंने कहा वो छोटा सा सवाल ये है कि जिन 20 कंपनीज के आप प्रमोटर थे या टॉप आईडी थे, क्या आज उनमें से एक भी सिंगल कंपनी चल रही है, मार्केट में है? अभी ये व्यक्ति बोलता है, बोले नहीं सारी कंपनी बंद हो गई। मैंने कहा सर ये कमाल की बात है, ये हसीन इत्तेफाक है कि आपकी 20 कंपनी में जिनके टॉप प्रमोटर आप थे, उन 20 में से एक भी कंपनी चली नहीं, टिकी नहीं। कोई तो वजह है, और उसके बावजूद भी आपके पास सिखाने को, सीखने को कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं। आप इस बात को बड़ा प्राउडली बता रहे हो कि मैं 20 जहाजों में कैप्टन रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि उनमें से कोई जहाज आज समुद्र में चलता? बोल रहे नहीं, सब समुद्र की तली में बैठ गए, सारे डूब गए। और उसके बाद जो मैं नया जहाज लेकर आ रहा हूं, उसमें भी आप ये कह रहे हो कि मुझे कैप्टन बना रहा हो, तो बता वरना भाई मैं छोड़ूं, क्योंकि मेरी तो एक हैबिट है, मैं जहां बनता हूं कैप्टन बनता हूं। अरे भाई आपकी हैबिट है कि आप कैप्टन बनते हो, और आपका काम है कि आप कैप्टन बन के जहाज को डुबो देते हो। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को नेटवर्किंग का प्लान देने के लिए मरते हैं, और ऐसे लोग जैसे हमसे प्लान सुनना चाहते हैं, हम इन लोगों को वैसे प्लान सुना देते हैं। यहां पर गलती आ जाती है। और जब ये लोग प्लान का विश्लेषण करते हैं तो हम ऐसे सुनते हैं जैसे स्वयं आर्यभट्ट जी आसमान से उतरकर इस व्यक्ति के दिमाग में प्रवेश कर गए हो, और इस व्यक्ति से अच्छा प्लान तो कोई जानता ही नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने 20 प्लान नहीं समझे, 20 कंपनीज को नंबर 1 बन के डुबो दिया, नंबर 2 नंबर 3 करके कई डुबोए होंगे, नंबर 1 करके डुबो दिया, उस व्यक्ति के गणित की परिभाषा देना भी मैं पाप समझता हूं कि इस आदमी के गणित की क्या परिभाषा है। और 99% लोग आपका प्लान अच्छा है कि बुरा है, कम बांट रहे हैं कि ज्यादा बांट रहे हैं, प्लान कैसा होना चाहिए, ये इन्हीं तथाकथित आर्यभट्टों के मुंह से सुनना पसंद करते हैं कि ऐसे तथाकथित आर्यभट्ट
हमें बताएं कि हमारा प्लान कैसा है कैसा नहीं है। वो लोग जिनका शौक ऐसी कंपनीज में काम करना है जो कि कंपनी साल भर 1.5 साल 2 ना चले, ये लोग आगे से बोलते हैं कि कंपनी में एक ऐसा प्लान दे दीजिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। एक बार 50,000 लाख लोग आ जाएं फिर हम प्लान बदल लेंगे। तो एक बार मैंने एक व्यक्ति को कहा था कि आज हम रूम में 10 आदमी हैं, हम 10 आदमी इस प्लान को नहीं चला सकते जिनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पूरा इंडिया खाली पड़ा है। एक बार लाख लोग आ जाएंगे और उसके बाद प्लान चेंज करेंगे। आज मैं 10 को तो ये बात नहीं समझा पा रहा कि ये प्लान अच्छा और इस प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। कल लाख लोगों को हम समझा लेंगे कि ये प्लान अच्छा और इस हिसाब से चलो। आज जिस प्लान पे 10 लोग उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं या 10 लोग उस प्लान को इफेक्टिव नहीं मानते हैं, वो लाख होने के बाद तो लाख तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, 10 लाख होने के बाद 10 लाख नहीं मानेंगे। आज 10 लोगों को ऑब्जेक्शन था, कल 1 लाख लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, परसों 10 लाख लोगों को ऑब्जेक्शन होगा। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जितने प्लान्स ने हमारे को ठगा है या हमने जिन प्लान के माध्यम से खुद को ठगा है, हमें किसी ने नहीं ठगा, हमने एक गलत प्लान में जाके खुद को ठगा है। उसको ठगने के लिए हमने मैथमेटिक्स का सहारा ना लेके छोटे सपने छोटे लालच का लिया। जब आदमी सोचता ना तो ये नहीं सोचता कि मैं जिस प्लान पे आज 10 लोगों को रेडी नहीं करा सकता, कल लाख लोगों को कहां से रेडी करवाऊंगा। भैया डेली नए लोग आ रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान को देख के आने वाले हैं, कॉम्पनसेशन प्लान को देख के आने वाले हैं, तो कल आने वाली भीड़ भी कॉम्पनसेशन प्लान देख के आएगी। 90% कंपनीज ने शुरुआत करी ऐसी बेवकूफी भरी सोच के साथ और शुरुआत में ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान दिया, ऐसा कॉम्पनसेशन प्लान दिया कि लोगों की भीड़ जुटी। और क्या देख के जुड़े, किस चीज से अट्रैक्ट होके जुड़े, किस चीज के आकर्षण में जुड़े, कॉम्पनसेशन प्लान के। बाद में जब वो कॉम्पनसेशन प्लान ही नहीं रहा तो ये लोग छोड़ के भाग गए। और लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि कंपनी ने प्लान बदल दिया, पहले तो बड़ा अच्छा प्लान था। अरे भाई, वो पहले बड़ा अच्छा प्लान थोड़े टाइम के लिए आता है। रीजन बीइंग उस कंपनी को तुम्हारे से पैसा नहीं चाहिए था, उतने टाइम पीरियड में कंपनी ने कमा लिया और कंपनी निकल गई। जब आपके कमाने का टाइम था, जब था, तो वो प्लान ही नहीं बचना था, वो प्लान शॉर्ट लिव्ड था। वो शुरुआत के आदमी को कमा सकता है, उस प्लान को कमाने का तरीका क्या होता है। अगर ये रजिस्टर दिख पाएगा तो मैं आप लोगों को दिख पाऊंगा। हायरार्की बनती है। हायरार्की कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी। अब इस हायरार्की में जो भी व्यक्ति यहां रहेगा, पहले ऊपर वाला कमाएगा, फिर 2 नीचे वाले कमाएंगे, फिर 4 नीचे वाले कमाएंगे। और एक बिजनेस प्लान की ज्यादा से ज्यादा जान जो नकली प्लान होते हैं केवल इतनी होती है, वो 1 2 4 लोगों का ही होता है। तो 7 8 लोगों के लिए प्लान के लिए आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? हायरार्की में टॉप का जिस दिन 2 4 लोगों ने अच्छी पेमेंट कमा ली, प्लान कोलैप्स हो जाएगा, फिर आप धक्के खाते रहिए। अल्टीमेटली जहां बड़ा काम करना है, जहां लंबा काम करना है, वहां प्लान कैलकुलेटेड होगा, ना कि आकर्षक होगा। अट्रैक्शन नहीं होगा प्लान में, बल्कि पैसा होगा। तो ये सब चीजें होती हैं। बिजनेस प्लान की बात होता क्या है वो हम करेंगे। आज हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन प्लान की। व्हाट इज अ कॉम्पनसेशन प्लान? कॉम्पनसेशन प्लान होता है कि जब मेरा बिजनेस लॉगिन होगा, जब मैं मार्केट में जाऊंगा, प्रोडक्ट के बदले मनी आएगी कंपनी के अकाउंट में, कंपनी की चीजों में, तो उससे कुछ जनरेट होगा, तो उससे मुझे कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा, मुझे फाइनेंशियली कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज कॉम्पनसेशन प्लान। 99.99% प्लान, PLAN शब्द में जो लोग सबकी संपूर्ण परिभाषा समेटे बैठे हैं, असलियत में वो चीज होती है कॉम्पनसेशन प्लान। शब्द रट लीजिए। जब कॉम्पनसेशन प्लान बंदा अपने मुंह से बोलेगा तभी कॉम्पनसेशन प्लान दिखाइए, और बिजनेस प्लान के बिना कभी भी कॉम्पनसेशन प्लान मत दिखाइए। अगर आप अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट किए बिना कॉम्पनसेशन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बड़े घातक असर हैं। इसका मतलब है अगले व्यक्ति ने आपको बोला टॉमी शू, और आप शू हो गए।
यह बात आपको बुरी लग सकती है और मैं चाहता हूं कि आपको बुरी लगे। अगर मैंने आपको बोला टॉमी शू और आप शू हो गए, मैंने आपको बोला कि प्लान दिखाओ और आपने प्लान दिखा दिया कॉम्पनसेशन, दैट मीन्स कि वो इल माइंडेड था, आप इल माइंडेड हो गए। हम कोई जानवर नहीं है उस पर रिएक्ट करें। कॉम्पनसेशन बिजनेस की मिलनी है तो पहले बिजनेस तो पता करो है क्या। कॉम्पनसेशन से पहले बिजनेस पता किया जाता है। कॉम्पनसेशन तो ड्रग डीलिंग के बिजनेस में है, कॉम्पनसेशन तो आर्म डीलिंग के बिजनेस में भी है, कॉम्पनसेशन तो स्मगलिंग में भी मिलती है, कॉम्पनसेशन तो दलाली में भी इन्वॉल्व है, कॉम्पनसेशन आईएस में भी इन्वॉल्व है, कॉम्पनसेशन नेटवर्क मार्केटिंग की व्हाइट मनी में भी इन्वॉल्व है, कॉम्पनसेशन किसी कंपनी के सीईओ बनने में भी इन्वॉल्व है। तो कॉम्पनसेशन बहुत जगह मिलता है, लेकिन यह देखना पड़ता है कि कॉम्पनसेशन का सोर्स क्या है। अगर आदमी कह रहा है कि मुझे सोर्स नहीं जानना, अरे तेरे को सोर्स की नॉलेज नहीं है एंड यू आर लुकिंग फॉर जस्ट कॉम्पनसेशन, दैट मीन्स आप एक दलाल किस्म के व्यक्ति हो, बिजनेस डेवलपर नहीं हो। मतलब अगर मैं एक बात बोल रहा हूं जनरल भाषा में कि मुझे यह बताओ कि 10 लाख का माल बिकवाऊंगा तो मिलेगा क्या, और मैं बोलता हूं कि 10 लाख का माल बिकवाएंगे तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएगा, तो आदमी कहता 50,000 नहीं भाई, 10 लाख के माल में 5 लाख देता हो तो बोल। अरे अगर मैं आटा दाल चावल बेच रहा हूं तो 10 लाख में से 5 लाख आपको कैसे दे दूंगा, समझने की बात है। कई लोग पूछते हैं प्लान में बीवी कितने हैं, अरे भैया बिजनेस वॉल्यूम कितने हैं 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सीधे कैसे बता दूं आपको, सीधे ऐसे सवाल पे उतर आए हो, बेतुके सवाल पे कैसे बता दें आप लोगों को। बिजनेस वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, बिजनेस वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन कि बिजनेस वॉल्यूम का कितना % बटने वाला है। 3-4 चीजों से डिसाइड होना है। आप ऐसे बेवकूफों की तरह, महानुभावों की तरह पूछ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंगली क्या है कि बिजनेस वॉल्यूम ही साइंस है क्या। एक कंपनी में अगर 100 रुपए में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं और वो कंपनी 0.001% बांटती है तो 5 रुपए बटेंगे। ले लो 100 रुपए में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, क्या में हासिल हो गया आपको। मतलब ऐसे बेतुके सवालों से प्लीज पीछा छुड़वाइए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि किसी को कॉम्पनसेशन प्लान देने से पहले कॉम्पनसेशन प्लान देने का माइंडसेट हासिल करिए। अरे बीवी कितने हैं, क्या % है, कुछ मालूम ही नहीं है। कॉम्पनसेशन प्लान देखते कैसे ये नहीं मालूम। अब कॉम्पनसेशन प्लान होते हैं 3 तरीके के। पहला कॉम्पनसेशन प्लान होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रॉड, कंप्लीटली फ्रॉड। आप लोगों को किस चीज के बदले कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा ये देखते नहीं। ज्यादातर लोग जो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई, भैया तू भी डूब चुका है, तेरी सोच भी डूब चुकी है। इन्वेस्टमेंट तो तेरी डूबनी थी बेवकूफ आदमी। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी किसी भी सदी में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस रहा है क्या। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी इन्वेस्टमेंट आएगी तो इन्वेस्टमेंट केवल फ्रॉड करने के लिए आएगा, जेन्युइन काम करने के लिए आएगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट्स होती है शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट्स होती है वेंचर्स में, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में, इन्वेस्टमेंट होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। आपने अपने बिजनेस को चालू करने के लिए 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, बड़े जबरदस्त इन्वेस्टर हो भाई साहब आप। दुनिया के जो 2% 1% लोग इन्वेस्टर्स की उसमें आते हैं, उसमें से आपका कभी नाम था मुझे पता ही नहीं लगा। तो वो लोग जो ज्यादातर डूबे वो इन्वेस्टमेंट में डूबे, जिन्हें लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सिस्टम आएगा दूसरों को लूटेगा और मेरे जो हैं, मेरे 1 लाख जो है 15 लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएंगे। ये सब फ्रॉड प्लान। कॉम्पनसेशन का कोई आधार ही नहीं है। आप पूछिए किसी से कि आप पैसा क्यों बांट रहे हैं, इतना कैसे बांट रहे हैं, उसके पास कहानियां हैं, कॉम्पनसेशन करने का कोई आधार नहीं है। अब इन प्लान्स को कैसे पकड़ें, बड़ी सिंपल परिभाषा मैं बताता हूं। मैं कई लोगों को बोलता हूं, वो बोलते हैं ऐसे आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। एक बार ईमू के अंडों से पैसा आ रहा था, फिर कुछ लोगों को मछलियां पालने से पैसा मिला, कुछ लोगों को बकरियां पालने से इन्वेस्टमेंट मिलनी थी, कुछ लोगों को गाय भेड़ बकरियों से मिलना था, कुछ लोगों को किसी चीज से, किसी को स्टॉक मार्केट से। अब मिडिल क्लास आदमी क्या होता है, वो सोचता है
कि हाँ भाई शेयर मार्केट में मैंने सुना है बड़े बड़े अमीर बनते हैं, क्या पता कंपनी जो है कुछ ना कुछ दे ही दे। बैंक तो हमारे को जो पैसा रखते हैं उसका रिटर्न देता है साल का मुश्किल से 2.5% से लेके 8% तक। यानी मोटा मोटा अगर मैं महीने की बात करूं तो 0.75 का इंटरेस्ट आता है ऑन द हाईएस्ट साइड फ्रॉम द बैंक। प्रॉपर्टी रिटर्न देती है 0.3 से लेके 0.5 का। रेयरेस्ट प्रॉपर्टी होती है जो रिटर्न दे देती है 1% का, केवल 1% का। अब अगर किसी व्यक्ति को 2% का रिटर्न लेना है यानी उसको रिस्क में जाना ही पड़ेगा। अब उसको आने को आ भी जाए, कितना टाइम आएगा नहीं मालूम, लेकिन 2% पे भी महान इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि नाउ इट्स ए रिस्की थिंग। हर महीने आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 2% स्टेबल रिटर्न नहीं आ सकता। प्रॉपर्टी का जानकार जो भी होगा वो बोलेगा कि आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका महीने में 30,000 रुपए रेंट आ रहा है, तो ये आ सकता है 50,000 मिल सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो 1 लाख रुपए मिल सकता है महीने का, अगर आपकी तकदीर जबरदस्त आपका साथ दे रही है तो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग वादा करते हैं 5% रिटर्न महीने का, 10% रिटर्न महीने का, 15% रिटर्न महीने का। अरे जिस आदमी ने आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको 5% महीने का रिटर्न देना है वो बैंक से कोई भी लोन उठा ले, कैसा भी लोन, हाईएस्ट लोन उस आदमी को 1.5% रुपए पर मंथ पे मिल जाएगा। और आप बोलते हैं कि बैंक उसको देने को तैयार नहीं है, तो हे महान बुद्धिजीवियों, हे महान मैथमेटिक्स के आर्यभट्ट के वंशजों, जिस व्यक्ति को बैंक अपना पैसा देने के लिए क्रेडिबल नहीं मानता, बैंक ये नहीं मानता कि ये मेरी किस्त दे सकता है, बैंक ये नहीं मानता कि ये मेरा 1.5% का ब्याज दे सकता है, उस महान इंसान पे, उस महान कंपनी पे आप जैसे ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी शख्स ने ये कैसे भरोसा कर लिया कि वो आपको महीने का 5 से 10% दे सकता है, वो भी तब जब आप बाकी इन्वेस्टर को ला रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ परसेंट आपको दिया जाएगा। यानी अगर उसने 20 से 30% पैसा बांटा तो वह 70% पे 5% का रिटर्न देने वाला है। यानी कि महीने का लगभग आपको जो रिटर्न आने वाला है वो मोटा मोटा आपका 100 पे 5 रुपए नहीं आ रहा, 70 पे 5 आ रहा है। यानी आपको आने वाला है 8.5-9% का रिटर्न। बैंक तो उसको 1.5% रिटर्न के काबिल नहीं मानता, लेकिन आप अंधविश्वासी उसको काबिल मानते हैं हर महीने के लगभग 10% रिटर्न का, कि ये आदमी 10% रिटर्न दे सकता। अरे जिसे बैंक से फूटी कौड़ी नहीं मिली उसे आप किस गलतफहमी में पैसा देने जा रहे हैं भाई। और ऐसी कंपनी दिखाते हैं हमारा 500 करोड़ का प्रोफाइल है, 1000 करोड़ का प्रोफाइल है, 10,000 करोड़ का प्रोफाइल है। अरे आपका इतना बड़ा प्रोफाइल है तो पैसा आम पब्लिक से नहीं, बैंक से मांगो। बैंक से पैसा मांगोगे मिल जाएगा। और अगर बैंक ही आपको कौड़ी की नहीं दे रहा तो भाई जब बैंक तेरे को लायक नहीं समझ रहा तो मैं किस खेत की मूली हूं, मेरे सर पे सींग उगे हैं। मैं अगर गधों का, मेरे को बचपन में याद है कि मेरे गांव में कोई शख्स थे तो उनको बोला जाता था कि जब ये छोटे थे ना तो इन्हें शेर का काढ़ा पिला दिया गया था, तो ये बहादुर हैं। मैं मानता हूं कि जिन कंपनीज को, जिन लोगों को बैंक अपना पैसा 1.5% ब्याज पे नहीं देता कि तुम मल्टीप्लाई कर लो, और वो 100 के 100 देंगे, उनके 30 रुपए का कमीशन भी नहीं चाहिए उनको, वो 100 देंगे और बदले में 1.5 रुपए महीना लेंगे। वो आदमी आपसे 70 रुपए लेगा और बदले में आपको 7 रुपए देगा। लेकिन इस आदमी को बैंक ने नहीं दिया, आप दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ लोगों को शेर का काढ़ा पिलाया गया और कुछ लोगों को मैं मानता हूं बताया नहीं गया होगा, लेकिन गधे के भेजे का भी काढ़ा पिलाया जाता है शायद। मेरा यह मानना है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बचपन में ये काढ़ा या ब्रेन सेल्स ऑफ डंकीज निकाल के शायद इंजेक्ट कर दिया गया, और वो लोग ये भरोसा कर बैठते हैं कि 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 100 करोड़ के आदमी को
ऐसी चमत्कारिक पर्सनैलिटी को, ऐसी चमत्कारिक ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसे को 100 रुपए को हर महीने 10-10 करके आपको दे सकता है, और आए हुए 100 रुपए में से 30 रुपए बांट भी सकता है, 40 बांट सकता है, 50 बांट सकता है। ऐसे किसी आदमी को बैंक तो अठन्नी देने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं, सऊदी अरब का प्रिंस, बादशाहों का बादशाह, रिस्क टेकर्स का महान रिस्क टेकर, जिस आदमी पे बैंक रिस्क नहीं लेता, उस आदमी पे मैंने रिस्क लिया, और हम 10% की चाह में ऐसे व्यक्ति पे पैसा लगा देंगे, अपनी दौलत लगा देंगे, और फिर ये भी लोगों को समझाएंगे ये कंपनी चलेगी, मेरे से लिखा के ले लो, 500 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। भाई साहब, आपका तत्क्षण हमें पता लग गया था जब आपने इतना बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट किया था। हमें तो उस समय मालूम पता चल गया था कि आपकी प्रजाति कौन सा काढ़ा पी के जन्म से पैदा हुई है। हमें आपकी नई परिभाषाओं की, नई गारंटी की जरूरत नहीं है। गारंटी समझदारों की ली जाती है, गारंटी लोमड़ियों की ले ली जाएगी, गारंटी शेर की होती है। गधों की काम की बातों में गारंटी नहीं होती है। आप वो जाहिल आदमी जिसको ये उम्मीद है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन लगातार सभी इंसानों को 5%, 10% महीने का दे सकती है, तो आपकी गारंटी उसी समय खारिज हो गई थी जब आपने यह बताया था कि आप इस कंसेप्ट के बिलीवर हैं। जब आपने यह बताया था कि आप ऐसी कॉम्पनसेशन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसी समय आपने बता दिया था कि आपने ब्रेन को तेज करने के लिए शंखपुष्पी पी है, ब्राह्मी खाई है, या आपने डंकी ब्रेन सेल्स के इंजेक्शन इंसर्ट्स किए हैं। यह बात तो ठीक उसी क्षण जान ली थी। अब आप बोलते हैं मेरी गारंटी है। भाई साहब, गधे की केवल एक गारंटी होती है कि जब समय पड़ेगा और आप उसके पीछे पड़ेंगे। बॉस बंदा गारंटी दे देगा, जब उसकी गारंटी पूरी नहीं होगी, पैसा डूब जाएगा, तो आप उसके पीछे पड़ेंगे। और गधे की एक ही गारंटी होती है कि जब आप उसके पीछे पड़ेंगे तो आपके जबड़े पे दुलत्ती मारेगा, आपके सारे दांत तोड़ देगा। गधे की केवल एक ही खूबी होती है, ईटड होना, अपने मालिक के डंडे से चलना, और जब आप उसके पीछे पड़ेंगे तो आपके इधर इधर जबड़े पे दुलत्ती मारना। फिर आप कहेंगे जी मैंने तो जबड़े पे दुलत्ती खाई, आदमी ने गारंटी दी थी। गधों की गारंटी लो, ये किस गधे ने आपको कहा था भाई? मतलब गधों की गारंटी पे भरोसा करना किस गधे ने बोला था? ये बात मैं उन सभी लोगों के फॉलोअप में बोलता हूं जो ये बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहले भी पैसा गवा चुका हूं। भैया, गधों की गारंटी लोगे तो मैं गधा होने के नाते एक गारंटी और देता हूं आपको। गधों की गारंटी एक ही चीज की है कि आपका पैसा डुबवा के रहेंगे। गधे केवल एक ही चीज की गारंटी दे सकते हैं, दैट योर मनी विल गोना सिंक अ डे और अ डे लेटर। गधों की केवल एक ही गारंटी होती है, गधे दूसरी कोई गारंटी दे ही नहीं सकते जीवन के अंदर। अब इसकी कोई पूछता है इसका तर्क है आपके पास? मेरे पास तर्क है। मेरे पास तर्क क्या, तर्क का बाप है। अब कैसे दे देगा बंदों को? सुन लीजिए। एक कंपनी एक महीने के 10% पैसे वापसी करेगी, और पहले महीने ऐसी कंपनी 10 लाख का बिजनेस करती है। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 60 लाख, 3 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़, 24 करोड़, 48 करोड़, 96 करोड़, मोटा मोटा 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, 1600 करोड़, 3200 करोड़, 6400 करोड़, 12000 करोड़, 25000 करोड़, 50000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, 64 लाख करोड़। 30 महीने के अंदर पूरी इंडियन इकोनॉमी एक ही कंपनी के पास है। तो ये रिटर्न क्या जुपिटर से जनरेट करेगी अपना? 30 महीने तो मैक्सिमम लाइफ है। 30 महीने के अंदर हर एक चीज का पैसा, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, दाल का, रोटी का, चावल का, 30 महीने में ये कंपनी एक ऐसा ब्लैक होल जब बन जाएगी कि पूरी इंडियन इकोनॉमी 200 लाख करोड़ की इसके अंदर जाके बैठ जाएगी। मतलब हिंदुस्तानी सरकार के पास पैसा नहीं, सरकारी अफसरों के पास पैसा नहीं, प्राइवेट जॉब में पैसा नहीं, सरकार को कोई 1 रुपए का जीएसटी नहीं जाएगा, कोई इनकम टैक्स नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बस केवल और केवल एक कंपनी के अकाउंट में सारा पैसा होगा, और यह कंपनी को 20 लाख करोड़ रुपए हर महीने रिटर्न देना पड़ेगा।
अपने एसोसिएट्स को, तो कहां से लाएंगे तोड़ के? चांद से, मंगल ग्रह से, जुपिटर से। क्योंकि भाई साहब अगर 10% का रिटर्न ईमानदारी से मिलता रहे ना, तो इस धरती पे कोई आदमी नहीं है जो अपना पैसा नहीं लगाएगा, चाहे वो नेता हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी आदमी हो। लेकिन अगर इस चीज से ईमानदारी से रिटर्न दिया जाए ना, तो भी कंपनी 15 महीने रिटर्न नहीं दे सकती, वो भी वो कंपनी जिसकी शुरुआत मात्र 10 लाख रुपए से हुई हो। तो कोई कंपनी अगर 15 महीने स्टेबल भी नहीं रह सकती, डबल का ग्रोथ भी नहीं कर सकती, तो आप किस उम्मीद में भाई साहब बैठे थे कि आपकी कंपनी आपको 500 लाख करोड़ लाके दे देगी कहीं से? तो ये इसके पीछे मैथमेटिकल एविडेंस है दैट मनी इज नॉट अवेलेबल। रिटर्न जनरेट करने के लिए 2000 करोड़, 5000 करोड़ होता है, 7000 करोड़ होता है। अगर मुकेश अंबानी और बिल गेट्स भी कोई 5% का फॉर्मूला इन्हें जाके बता देना, तो अपनी पूरी दौलत लगा दें। 3.5 लाख करोड़ की मुकेश अंबानी की कंपनी लॉकडाउन में धड़ाम करके 50,000 55,000 करोड़ रुपए नीचे आ गई। उसको अपने इनकम 1% महीने से बढ़ानी नहीं आती, और आप समाज में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेते हैं जो अंबानी से भी तेज है, जो अपना तो छोड़ो आपका पैसा भी 10% तेजी से बढ़ा देगा। यह श्रेष्ठतम मूर्खता का साधारण एग्जाम्पल है, श्रेष्ठतम मूर्खता का साधारण एग्जाम्पल, साधारण उदाहरण है। तो जो लोग ऐसे प्लान करते हैं, वही लोग ज्यादातर प्लान पूछते हैं कि आपके प्लान का अट्रैक्शन पॉइंट क्या है। हमारे प्लान का अट्रैक्शन पॉइंट यह है कि जब हम इसमें गोले बनाते हैं ना, तो उसमें ऐश्वर्या राय की शक्ल दिखती है। प्लान में आकर्षण चाहिए कि पैसा? कैटरीना कैफ की शक्ल दिखनी चाहिए, फोटो लगा दे काट के। मतलब जब हम पीडीएफ डिजाइन करें तो हम बना दे कैटरीना कैफ सैंडल फंड्स, कैटरीना कैफ हेयर फंड्स, ऐश्वर्या राय आइस फंड। प्लान में आकर्षण चाहिए कि पैसा चाहिए? किस कदर की मूर्खता है कि लोग पूछते हैं कि प्लान आकर्षक नहीं है। अरे भैया, प्लान में पैसा है, आकर्षण तू अपने घर में अपनी बीवी को अच्छे कॉस्मेटिक से नहला के पैदा कर लियो। आकर्षण तेरी बीवी के अंदर चाहिए, प्लान के अंदर तो पैसा चाहिए। मूर्ख, आप बिजनेस में हैं, ग्लैमर में नहीं है। एक मॉडल से आप पूछेंगे, फीमेल मॉडल से, कि ग्लैमर कहां, आकर्षण कहां, तो समझ आता है। लेकिन आप पूछते हैं कि प्लान में अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन से प्लान चलते हैं, तभी तो अट्रैक्शन के प्लान का नतीजा मिलता है कि आप अट्रैक्ट होकर गड्ढों में जा गिरते हैं, तभी तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अट्रैक्ट किया जाता है बेवकूफियों के लिए, समझदार लोगों को प्लानिंग शेयर की जाती है, समझदार लोगों को कैलकुलेशन शेयर की जाती है। मूर्ख लोग ये पूछते हैं प्लान का अट्रैक्शन क्या है, समझदार पूछता है प्लान का कैलकुलेशन क्या है। मूर्ख पूछेगा अट्रैक्शन क्या है, क्योंकि मैं तो अट्रैक्ट होकर काम करता हूं। हम बोलते हैं कैलकुलेट क्यों नहीं करते, बोलो तो मेरे बाप दादा ने कभी नहीं करा। मैथ्स में मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा दूं तो तू इस बात के लिए अपना सर फोड़ लेगा कि तूने मेरे जैसे व्यक्ति के सामने कैलकुलेशन नाम का शब्द उच्चारा कैसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे मुंह पे बैठ के मुझे कैलकुलेशन जैसी गाली दी। आप अट्रैक्शन बोल सकते थे, आप आकर्षण बोल सकते थे, आप मुझे गड्ढे में भेजने वाला प्लान दिखा सकते थे, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को मुंह पे बैठ के आप इंग्लिश में कैलकुलेशन बोलेंगे और मैं इसको बेइज्जती नहीं महसूस करूंगा, ये होने नहीं वाला। तो ये लोग अट्रैक्शन के भूखे हैं, कैलकुलेशन के भूखे नहीं हैं, इन्हें खुद नहीं पता। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लान को देखा कैसे जाना चाहिए, कॉम्पनसेशन प्लान में दम है नहीं है, कहां से पता लगता है। पहली चीज, फोकस ऑन हाउ मच, नॉट बाय हाउ मेनी मीन्स और हाउ मेनी वेज। ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं, तुम्हारी कंपनी में कितने प्रकार की इनकम है। हमारी कंपनी में एक ही प्रकार की इनकम है, वो है लीगल इनकम, व्हाइट इनकम, टीडीएस काट के। नहीं, मेरा मतलब है कंपनी कितने तरीके से पैसा बांटती है। कंपनी एक ही तरीके से पैसा बांटती है, एनएफटी करके। नहीं, मतलब कितने फंड है।
अब हिंदी में फंड बड़ा अच्छा है, हरियाणवी में। जो लोग हरियाणा से कनेक्टेड हो उन्हें आज तक इस शब्द को पकड़ा नहीं होगा। हरियाणवी लैंग्वेज में फंड बोलते हैं ड्रामेबाजी को। तो मैं मानता हूं कि उस वक्त को भी ड्रामेबाजी, कितने प्रकार के फंड है, कितने तरीके से इनकम मिलती है, मतलब कितने ड्रामे हैं कंपनी के अंदर। भाई इस बात से मूर्खों को फर्क पड़ता है कि मेरे को एक खेत में पानी देना है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को एक खेत के अंदर पानी देना है, और मैं पीछे से बात नहीं कर रहा कि ट्यूबवेल का मुंह कितना चौड़ा है, कितना पानी आएगा। मैं पूछ पता क्या रहा हूं, एक खेत में पानी देने के लिए आपने कितने पाइप लगा रखे हैं। अरे खेत में कितने पाइप गए इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, फर्क इस बात से पड़ेगा कि खेत में कितना पानी छोड़ा जा रहा है। अगर एक खेत को सुबह तक पानी से भरना है तो सवाल यह होना चाहिए पर मिनट कितने लीटर पानी छोड़ा जाएगा, ना कि सवाल यह होना चाहिए कितने पाइपों में से पानी छोड़ा जाएगा। मैं बोलता हूं एक खेत में रात को पानी से भरने के लिए मैं 1000 पाइप में से एक एक बूंद भेजूंगा। एक खेत में मैं 1000 पाइप लगाऊंगा और एक एक बूंद पानी जाएगा हर उससे। और दूसरे आदमी को मैं बोलता हूं कि तेरे खेत में एक ही पाइप लगाऊंगा लेकिन पर मिनट 1000 लीटर पानी दूंगा। तो आप बताइए, आपको अगर एक खेत को सुबह होने से पहले भरना है तो आपको 1000 पाइप चाहिए एक एक बूंद वाले, या एक पाइप चाहिए जो 1000 लीटर पानी पर मिनट लेकर आए? अरे मूर्ख आदमी, एक गांव का किसान बता देगा इस कैलकुलेशन को कि भाई पाइप एक ही हो लेकिन पानी का फ्लो होना चाहिए। 1000 पाइपों से फर्क नहीं पड़ता, पानी के फ्लो की स्पीड से फर्क पड़ता है। पाइप भले एक हो लेकिन अच्छा हो। वो पुरानी कहावत है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, गधे के 100 बेकार है। तो प्लान को समझने के लिए, प्लान को जानने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक सेंस होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ मच मनी कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। दैट मीन्स अगर 100 रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं तो 100 रुपए के बिजनेस पे कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। मान लीजिए कि 100 रुपए में कंपनी देती है 20 बिजनेस वॉल्यूम। अब कंपनी 100 रुपए में 20 बिजनेस वॉल्यूम अगर दे रही है लेकिन उसका 400% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, दैट मीन्स 100 के बिजनेस वॉल्यूम तो 20 मिले लेकिन 400% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि 100 में से 80 रुपए बटेगा। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि बीवी कितने हैं, तो हम बोलते हैं 100 में से 80, और इसका कितना परसेंट बटने वाला है, 80 का बटने वाला 10%। तो बिजनेस वॉल्यूम भले ही 80 थे लेकिन रुपए टोटल 8% बटेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 30 रुपए बटना है 10 लोगों में तो 3-3% सबको मिलना है। 40 बटना है 10 लोगों में तो 4-4% सबको मिलना है। अगर 40 बटना है 15 लोगों में तो लगभग 2.5-2.5% सब लोगों को मिलना है। ये एवरेज कैलकुलेशन है जो चलती है। इसी एवरेज कैलकुलेशन को हमारे को लेके चलना होता है। इसके 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जो मैं मोटे तौर पे समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि उसको समझिए। सबसे पहले, हाउ मच मनी आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द प्लान। अब इसके तरीके हैं दोस्त, आपको आज मैं बताना चाह रहा हूं कि जेन्युइन प्लान आप कैसे देखेंगे। जो कंपनी सरकार को जीएसटी नहीं देती, चोरी करती है, वो कंपनी आज नहीं तो कल फ्रॉड करेगी, भागेगी, वरना उसको सरकार बंद करा देगी। चाहे साल में कराए, चाहे 2 साल में कराए, चाहे 5 साल में करवाए। राइट। मान लीजिए एक कंपनी बात की है 12 से 15% जीएसटी है, एवरेज आप 15% जीएसटी मान के चलिए, तो 100 रुपए जो बिजनेस में आते हैं उसमें 15 रुपए डायरेक्टली हो जाता है गवर्नमेंट का। 2 से 3% कंपनी के खर्चे आते हैं, 3%, जिसे हम बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसमें वेयर हाउस की कॉस्टिंग हो गई, पैकेजिंग की कॉस्टिंग हो गई,
डैमेज हो गया, कई बार प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो 3% का डैमेज का खर्चा आता है, यानी कि हो गए 18%। अगर मैंने पहले भी कहा कंज्यूमर को आप 20 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं तो आप कंज्यूमर को चीट कर रहे हैं, यानी कि 18 + 20 हो गया 38%। अगर कंपनी अपने लिए 15% प्रॉफिट नहीं रखती है, 15% मुनाफा नहीं कमाती है, इस कंपनी को संसार की कोई भी ताकत नहीं चला सकती। अगर कोई आदमी बोलता है कंपनी 5% पे चल जाएगी, 2% पे चल जाएगी, 10% पे चल जाएगी, नहीं चला करती। शॉर्ट टर्म चल सकती है, साल झेल सकती है, 2 साल झेल सकती है, वरना फिर कंपनी बड़ी नहीं होंगी, सर्विसेज बेहतर होंगी नहीं, कंपनी में स्टॉक आउट का प्रॉब्लम रहने लग जाएगा, कंपनी बैंक से पैसा उठा उठा के खाली हो जाएगी, लेकिन फ्यूचरिस्टिक नहीं होगी। ये टोटल पैसा जोड़ दिया जाए तो ये बनता है 53%। 53% पैसा तो मिनिमम है, यानी जिस कंपनी में 47% एंड अबव डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क के लिए 47 से अबव डिस्ट्रीब्यूशन है, इस कंपनी के वजूद को खतरा है। या तो ये आने वाले टाइम में जितना भी ऊपर है उस प्रॉफिट मार्जिन को कहीं से कॉम्पनसेट करने वाली है, या आने वाले टाइम में 5-10% की इनकम कंपनी चेंज करेगी धीरे धीरे करके। लेकिन जिस कंपनी में 53% एंड अबव डिस्ट्रीब्यूशन है, 47 एंड अबव, ये कंपनी चल ही नहीं सकती है, ये कंपनी अनजेन्युइन कंपनी है। 47% डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग शॉपी कमीशन, इंक्लूडिंग कोरियर प्लस नेटवर्क कमीशन। दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स। अगर कोई कंपनी बोलती है कि हम 60% पैसा बांट रहे हैं, हम 70% पैसा बांट रहे हैं, 80% पैसा बांट रहे हैं, उस कंपनी से सीधा पूछिए कि 60% तो बट गया जी नेटवर्कर में, बांटते हो पूरा या बचाते हो? तो कंपनी कहेगी नहीं हम बांटते हैं। 60% तो बट गया जी नेटवर्कर में, 18% गया सरकार को, 78%, 3% गया डैमेज में, 81%, 15% बचाया आपने, 96%। 4 रुपए के प्रोडक्ट में 100 रुपए में कंज्यूमर को चूना लगा रहे हो या क्या कर रहे हो? और अगर उसमें भी कोरियर फ्री दे रहे हो तो पैसा ला कहां से रहे हो? ये जो सिंपल चीज है ना बॉस, ये पूछनी जरूरी है। करियर ना अकेली उस कंपनी का नहीं है, करियर आपका लगा है। अगर एक कंपनी 3 साल भी चलेगी ना और 50% 55% का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और 3 साल बाद कंपनी बंद कर देगी अपने आप को, तो कंपनी के मालिक के पास इतना पैसा होगा कि 4 प्रॉपर्टी खरीद के अपने महीने के 4-5 लाख रुपए कमा लेगा। लेकिन आप लोगों के पास टोटल 5 लाख रुपए भी नहीं होंगे अकाउंट के अंदर। तो अपने आप को ऐसी कंपनी के थ्रू मत ठगने दीजिए। कई लोग बोल देते हैं 2 साल से कंपनी चल रही है, 3 साल से चल रही है, कुछ नहीं हुआ। 2 साल 3 साल में ये देखो कि कितने लोगों की जिंदगी सेटल हो गई है। अभी तो सिर्फ कंपनी के लोगों की जिंदगी सेटल हुई है, और आज तक लोग ठगे भी इसीलिए गए हैं कि 2-3 साल कंपनी चलती है और उसमें लोग अपनी पूरा डेडिकेशन लगा देते हैं, बाद में बर्बाद हुए फिरते हैं। तो इसलिए अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग 60%, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग 70%, या तो फ्यूचर में अगर उस कंपनी को चलना है तो अपना पे आउट कम करना पड़ेगा, और अगर कंपनी नहीं कर रही है तो फिर कंपनी नहीं चलेगी दोस्त। तो अगर कोई नेटवर्कर बोलता है कि मैं तो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं, भाई तुम्हारी कंपनी तो बेवकूफ बनाती है, 40% बांटती है, हमारी तो 60% बांटती है, तो बेवकूफ हमारे वाली नहीं बना रही है, बेवकूफ तेरे वाली बना रही है। और जब तक तुझे इस बात का पता लगेगा कि तेरे वाली कंपनी बेवकूफ बना रही थी, तब तक तेरे सर पे गधा होने के बावजूद सींग आ चुके होंगे, और उसके बाद वो सींग लेके तू दूसरे नेटवर्करों के पेट में घुसेड़ता फिरेगा कि ये सींग ना मेरे को नेटवर्किंग ने गिफ्ट किए हैं, मैं पहले गधा था लेकिन मेरे सर पे सींग नहीं थे।
फिर मैंने एक कंपनी करी जो 60% बांटती थी, 70 बांटती थी, 80 बांटती थी। फिर मेरे सर पे सींग भी आ गए और अब मैं ये तेरे पेट में घुसेड़ूंगा। ये बेवकूफी, ये जाहिलपना, ये जाहिलियत आपने खुद करी थी। ये कंपनीज ने, किसी ने आपको मजबूर नहीं करा। वो बेवकूफ आप थे जिसने इस चीज पे भरोसा कर लिया था कि एक कंपनी बिना 15% प्रॉफिट के भी चल सकती है। नेटवर्कर वही है जो कंपनी को यह पूछे कि सर अगर 18% की जीएसटी जा रही है तो उस प्रोडक्ट रेंज में आप हमारे को गलती से 40-44% से ज्यादा पैसा तो नहीं बांट रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्ट की जीएसटी मालूम है और मोटा मोटा आपको अपने प्रोडक्ट का आइडिया भी होता है कि क्या चीज चल रही है। तो वो जो है आपको पता करना पड़ता है। ये डीपी का बोल रहा हूं तिवारी जी, में बीवी की परसेंटेज नहीं सर, उस टॉपिक पे आऊंगा। डीपी का परसेंटेज, अगर डीपी के कंपनी के पास 100 रुपए आते हैं और 18% जीएसटी का प्रोडक्ट है और कंपनी बोल रही है कि मैं 43% से ज्यादा बांट रही हूं, तो वो बेवकूफ बना रही है। 43% से ऊपर पैसा बांटेगी तो कंपनी चलेगी नहीं। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने अलग बात है, इससे ज्यादा कंपनी नहीं चल सकती है, किसी हालत में नहीं चलेगी। इसलिए जब हमारी टीम में कोई व्यक्ति बात करता है कि सर ज्वाइनिंग में कोरियर फ्री दे दो, ये फ्री दे दो, तो मैं साफ बात बोलता हूं, फ्री नहीं देंगे। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, जिसको जैसे एडजस्ट करना है कर लेगा, लेकिन हम 15% कंपनी का बचा के चलेंगे, कम से कम 20% का प्रोडक्ट देंगे। और अगर हमारा प्रोडक्ट 20% से 25 गया, 30 गया, 35 गया, तो वो कॉम्पनसेशन में से कम किया जाएगा। कंपनी को 15% चाहिए, सरकार की जीएसटी फिक्स्ड है। अब जितनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी उतना लीडर का मार्जिन कम होगा। नेटवर्क सिंपल समीकरण है समझाने के लिए। इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी कभी भी कॉम्पनसेशन प्लान में और लाई ही नहीं जा सकती। हमने यह बोल दिया कि अगर किसी प्रोडक्ट में बीवी कम होंगे तो कंज्यूमर ज्यादा आएंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट में बीवी ज्यादा है तो कंज्यूमर्स भले ही कम रहे, आपको इनकम ज्यादा आ जाएगी। तो दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन दैट थिंग ओनली। इसीलिए जब बाइनरी में हमने ओपन चॉइस किट दिया था तो हमने कहा था कि हमारे पास मार्जिन नहीं है देने को, इसलिए हमने एमआरपीस कर दिए थे कि आपको अगर कम पे चाहिए तो एमआरपी कर लो, अदरवाइज कंज्यूमर को 800 रुपए में इतना सारा सामान दो, कंज्यूमर खुश रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। तो इसीलिए हमारी चॉइस थी ओपन चॉइस किट। और अगर वो डीपी पे हो जाती तो और लाजवाब था। हाँ, लोगों को देखने में कम लगता कि हम 1500 रुपए की ज्वाइनिंग में या 1500 रुपए की ज्वाइनिंग में 75 रुपए की बाइनरी उठा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर खुश हो जाता है कि भाई साहब मैंने कंपनी स्टार्ट भी करी, बिजनेस स्टार्ट भी करा और मुझे मजा आ गया, इतने सारे प्रोडक्ट मिले मुझे और मेरे घर में बहुत शानदार प्रोडक्ट है और रेट भी बढ़िया है। लेकिन हमने क्या करा, हमने पुरानी ऐनक वाले लोग पकड़ लिए। वो लोग जो ये पूछते हैं अच्छा 200 में बाइनरी कितने की है। अरे मूर्ख आदमी, ऐसे मत पूछ, मुझे डर होता है कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं, मुझे जाहिल बने की बदबू आती है। 500 रुपए में बाइनरी की, 500 रुपए में 1500 की बाइनरी कर ले कंपनी, आ जा। कैसी मूर्खों वाली बात कर रहा है। 500 में कितने की बाइनरी है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का रेट क्या है, वो आपको मालूम नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन पे आ गए हो 500 रुपए में बाइनरी कितने की है, जोड़ा कितने का है। मतलब महान मूर्खों के भी महान मूर्ख ये बात नहीं करते यार। उन लोगों के चश्मे से आपने अपने कंज्यूमर को ठग लिया। सिर्फ उन कुछ % लोगों को जो आपके साथ आने से पहले 1,500 करोड़ लॉजिक्स का सत्यानाश करेंगे। जैसे रजनीकांत जी फिजिक्स की परिभाषा बदल देते हैं अपनी मूवी में, ऐसे ही ये लोग ज्वाइनिंग से पहले मैथमेटिक्स की और लॉजिक्स की परिभाषा बदल देते हैं। लेकिन इन 5% लोगों के लिए जहां आपको इतनी मत्थाफोड़ी करनी है, इतनी मेहनत करनी है, उसके लिए आपने आम कंज्यूमर को छोड़ दिया। अगर आम कंज्यूमर को यह बता दिया जाए ना कि तेरे को 1500 में इतना सामान मिलेगा और बिजनेस भी चालू हो जाएगा, तो हो सकता है आपके साथ एक की बजाय 10 कंज्यूमर जुड़ते और आपको 1000 रुपए में 100 की बजाय 1500 के 75 रुपए से आपको 10 कंज्यूमर वो और जोड़ के देता, 750 रुपए मिलते। आपको एक एंड यूजर का माउथ रेफरेंस चाहिए। हम किसके माउथ रेफरेंस के पीछे भागते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के, लेकिन हमें माउथ रेफरेंस एंड कंज्यूमर का चाहिए होता है दोस्त। जब एंड कंज्यूमर ये कहता है ना यार मेरा दिल खुश हो गया, इतना सारा प्रोडक्ट आया था कंपनी से इतने पैसे के बदले और सारा ही प्रोडक्ट बहुत शानदार था, मजे आए, तो आपका कम कमाया हुआ पैसा भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपसे जुड़ा हर व्यक्ति आपका प्रमोशन कर रहा है।
लेकिन नहीं, हम तो पुराना, सदियों पुराना चश्मा पहन के बात करेंगे। हम तो उस गणित की बात करेंगे जो महामूर्खों ने रचा था। हम उस गणित की बात नहीं करेंगे जिससे अंबानी अंबानी बना, जिससे टाटा टाटा बना, जो अपने कंज्यूमर्स को खुश करके बने। हम करेंगे महान मूर्खों की बात, वो छोटी सोच, छोटे चश्मों वाली बात, जिन्हें आज तक एमएलएम का मतलब एक ही लगता है, कितने रुपए की ज्वाइनिंग, कितने का पेयर, कितने की ज्वाइनिंग, कितने का पेयर। उनसे पूछो एमएलएम क्या होती है? एमएलएम होती है कितने की ज्वाइनिंग, कितने का पेयर। प्रोडक्ट क्या होते हैं? कितने की ज्वाइनिंग, कितने का पेयर। अच्छा, टीम क्या होती है? कितने की ज्वाइनिंग, कितने का पेयर। अच्छा, कंपनी कैसे देखी जानी चाहिए? कितने की ज्वाइनिंग, कितने। अरे भाई, तुझे कुछ और आता भी है इसके अलावा? रिपीटिंग योर वर्ड्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो पहला फोकस है दोस्त, जेन्युइनली कितना पैसा बट रहा उस पर फोकस करिए, कैसे बट रहा उस पर फोकस पहली चीज नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लान को पकड़ते ही पहला पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, हाउ मच मनी इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट बाय हाउ मेनी वेज। कई मूर्ख लोग पूछते हैं आपकी कंपनी में कितने तरीके की इनकम है, कितना पैसा बट रहा इज इंपॉर्टेंट। तो आप बीइंग अ दरजुनैन एसोसिएट हमेशा किसी का प्लान देखें, उससे पहली चीज पूछिए कितना पैसा आपकी कंपनी बांटती है। बड़े साइलेंटली, शांति से, अपना भी बड़ी शांति से बताइए कि हम इतना बांटते हैं। कॉन्फिडेंटली बोलिए, क्योंकि अगर वो आदमी कहीं भी बोलेगा फैक्टर बड़ा तो वो फंस जाएगा ज्यादा। अगर वो आदमी, कई लोग क्या सोच रहे हैं हमारे यहां गवार लोग, कि मैं 60% बोलूंगा, 70% बोलूंगा, 80% बोलूंगा तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। 60, 70, 80% पे तो मुझे लगता है हम लोगों को भाग जाना चाहिए कि भाई मेरे को इस सेमिनार छोड़ना, भागना पड़ेगा, तेरी कंपनी तो महान फ्रॉड है, कंज्यूमर्स को लूटती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटती है, तुम तो एक नकली रॉबिन हुड हो, एंटी रॉबिन हुड हो बल्कि। तो ऐसे लोगों से घबराना नहीं चाहिए। अपना जो पे आउट साइकिल है वो जेन्युइन, और मैंने बता दिया किन फैक्टर्स पे है। गवर्नमेंट का जीएसटी जाएगा, 15% प्रॉफिट कंपनी को रहना चाहिए, 3% डैमेज एंड मिसलेनियस रहना चाहिए, उसके बाद 20% कम से कम प्रोडक्ट कॉस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो पैसा बच गया दैट बिलोंग्स टू नेटवर्कर्स, वो उसकी ट्रिप पे फूके कंपनी या उसको कॉम्पनसेशन में बांट दे सारा, लेकिन केवल इतना ही जेन्युइन कंपनी में और जेन्युइन नेटवर्कर के बीच में हकदारी है। ये जो चीज है ये केवल इसी लेवल पे हमारी होनी चाहिए। तो जो कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा पे आउट बोलता है तो आप उसे टैकल कर लेंगे। दूसरी चीज आती है बिजनेस वॉल्यूम कम, तो उससे बोलो कि कम का कितना। मान लीजिए कोई कंपनी 100 में 60 बिजनेस वॉल्यूम देती है और 60 का 80% बांटती है तो 48% बट रहा है। कोई कंपनी 30% बिजनेस वॉल्यूम देती है लेकिन उसका 200% बांट रही है, तो वो बांट रही है 60%, तो 60% ज्यादा होगा। लेकिन कई लोग क्या है, खाली बीवी के आधार पे नाक सिकोड़ने लगते हैं और हम ये सोचते हैं हाय हमारी कंपनी ने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम दिए होते ना तो इसकी नाक सिकोड़ने से बच जाती। अरे मूर्ख आदमी, गधा है, नाक सिकोड़ेगा और क्या करेगा? तो गधों के लिए कंपनी को क्यों बदलना चाहते हो? तुम गधों को क्यों नहीं बदलना चाहते? गधों को छोड़ क्यों नहीं देते? जिस आदमी को इतनी अकल है ही नहीं कि बीवी के बाद उसकी परसेंटेज भी देखनी पड़ती है, उस आदमी को तुम समझा के भी क्या करोगे? सेकंड थिंग, इन दोनों बातों में फर्क क्या पड़ता है अब आप समझिएगा। अब मैं बेसिक का डिफरेंस आपको बताने वाला हूं जिसके बाद आपकी आंख खुलेंगी। हम लोगों का जो सिस्टम है इसको बोला गया है टेक्निकली दिस इज मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट डू वी रियली मीन बाय नेटवर्क, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग? रिलायंस में इनकम आती है, पैसा आता है, तो बंटता कैसे है? डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओस, उसके बाद मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, देन सुपरवाइजर्स, देन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, देन लेबर, देन और छोटी क्लास कमीशन बेस्ड। इस तरीके से एक पूरी हायरार्की है। और ट्रेडिशनल में आते हैं तो हम आते हैं C&F, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। इस तरीके से हम लोगों की हायरार्की बनती है।
नेटवर्क मार्केटिंग में भी अब मान लीजिए कि मेरे पास बांटने के लिए 15 रुपए हैं, तो मेरे को C&F को भी देना, होलसेलर को भी देना, रिटेलर को भी देना है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना है, सभी को पैसा देना है। अब अगर मेरे को 15 रुपए बांटने हैं और मैंने रिटेलर को 10 रुपए देने, क्योंकि नीचे वाले स्लैब में सबसे ज्यादा पैसा बांटा जाता है, ऊपर वाले स्लैब में क्योंकि वॉल्यूम्स बन जाएंगी तो कम परसेंटेज भी ज्यादा होती चली जाएगी। नीचे वाले स्लैब में मैंने ज्यादा पैसा बांट दिया। इस स्लैब में पैसा बांटने के बाद ऊपर वाले को चलो कुछ तो दूंगा, इसको 10 दे दिया तो इनको 3 तो मिले, इसको 2 तो मिले, इसको 2 मिले, ऊपर 1 मिले, कुछ तो ज्यादा मिले क्योंकि वॉल्यूम्स भी उसी लेवल पे कम होंगी। लेकिन हमारे यहां पर वो कैसे होता है सर? क्वेश्चंस चेतन जी बाद में लेंगे सर, अभी क्वेश्चंस नहीं ले सकते। मैंने वैसे बता दिया पूरा गणित, तो वो भी है। तो अब ये जो स्लैब्स हैं, आपको अगर मान लीजिए आपने कंपनी में सीईओ भर्ती कर लिया, आप डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी के, आपके सीईओ हैं, सीईओ के बाद मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के बाद जनरल मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अलग अलग लेवल से हैं, 4 हेड है, ये हेड है, वो हेड है, 10 हेड है। इन सबको इनकम जाएगी तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होगी। अब जो चेतन जैन जी सवाल कर रहे हैं वो छोटा सा जवाब यही दे देता हूं। किसी कंपनी ने अपनी बिजनेस प्लान में 60% बीवी दिए कि 100% में मैं आपको 60 बिजनेस वॉल्यूम दूंगी 100 रुपए में। अब उस 60 का कंपनी ने बोला कि मैं 60 का 60% बांटूंगी। यह चेतन जैन जी आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है। कंपनी ने बोला कि मैं 60% बिजनेस वॉल्यूम दूंगी और 60 का 60 बांटूंगी। 60 का 60 मतलब हो गया 36 रुपए बटेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, 36 रुपए ठीक अमाउंट है, बांट दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब 36 रुपए का मतलब है स्लैब जो बनेंगे 60% के स्लैब्स ही केवल बन पाएंगे। अब दोबारा रजिस्टर पे समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 60% में अगर मैं एवरेज 5% बिजनेस वॉल्यूम का पे आउट दूं तो मैं केवल 12 ही लेवल तक पैसा दे पाऊंगा। 13वें लेवल पे या तो ये खत्म हो जाएगा या 13वें लेवल पे ये खत्म हो जाएगा। उल्टा दिख रहा रजिस्टर मेरे ख्याल से सामने सेल्फी कैमरे से। 60% का अगर मैं दूं तो या तो सामने वाले का 13वें लेवल पे जाके इनकम खत्म हो जाएगी, एवरेज 5%, या वो, और मानना जाता है कि बीवी का 5 से 10% तो इनकम आनी चाहिए यार किसी की भी, तभी उसको एक अच्छी इनकम मिल पाएगी। इन्हीं बिजनेस प्लान की कमजोरियों की वजह से इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में आज ऐसे लीडर भी हैं जिनका मंथली टर्नओवर कंपनी के अंदर 100 करोड़ का है लेकिन चेक 50 लाख से ऊपर का नहीं है, यानी कि 0.5% का भी चेक नहीं है। 50 लाख का चेक बहुत बड़ा चेक है, छोटा चेक नहीं है पर मंथ का। लेकिन टर्नओवर देखिए कि टर्नओवर किया 100 करोड़ का और चेक आया 0.5% का। बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं तो 60 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, और चेक आया कितने का? 60 लाख का। यानी कि बिजनेस वॉल्यूम का भी केवल 1% ऑन एन एवरेज लीडर कमा रहा है। यह क्यों हुआ? क्योंकि प्लान में डेप्थ नहीं थी। डेप्थ होती तो यह आदमी 7, 8, 10 करोड़ के चेक पे जाता, जबकि नीचे जा रहा था। हमारी कंपनी में हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में हम क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। अभी मैं अपने कॉम्पनसेशन प्लान पे आ नहीं रहा हूं, अभी मैं जनरल बातें पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप कॉम्पनसेशन प्लान समझ पाएं। हम अपने कॉम्पनसेशन प्लान में क्या करते हैं, हम बांटते हैं 112 से 115%। यानी कि अगर हम 5% के स्लैब भी दें तो हम 22 से 23% स्लैब्स में 5% बिजनेस वॉल्यूम का बांट सकते हैं। यानी कि हमारे यहां जो व्यक्ति 60 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करेगा उस व्यक्ति को मिनिमम 5% आएगा, यानी कि 3 करोड़ रुपए का चेक आएगा ही आएगा। इसी तथ्य पे मैंने कभी कहा था
कि आने वाले 3 से 5 साल में दारुजनाइन इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेक देने वाली है। कोई पूछेगा कि इंडस्ट्री की हाईएस्ट इनकम किस व्यक्ति की है, तो कहेंगे दारुजनाइन के फलाफला लीडर की है, और एक दो लीडर की नहीं है बल्कि ऐसे कई लीडर्स की है, सिंगल लीडर्स की नहीं है, बहुत सारे लीडर्स की इनकम है। उसका बेस यही था कि हम अपनी डेप्थ बहुत बिल्ड करते हैं। डेप्थ का मतलब है कि आपके 22 या 23वीं डेप्थ में भी व्यक्ति को इनकम आ रही होगी। जब आपकी 22वीं 23वीं डेप्थ में भी पैसा बटेगा 22nd to 23rd डेप्थ, तो सोचिए कि बस एक बार नेटवर्क बनाना है, और वह नेटवर्क कितना मजबूत होगा कि टॉप लीडर से लेकर नीचे 22 लेवल तक आपकी इनकम जा रही है, और कम से कम 15 लेवल पे लीडर है। जिस व्यक्ति के संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 15 डेप्थ तक लीडर रहेंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी दोबारा छेड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता। यह डेप्थ होती है प्लान की। ऊपर वाले लीडर को 23वीं डेप्थ तक भी इनकम बढ़ के आ रही होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही होगी, कहीं स्टैग्नेंट नहीं हो जाएगा उसका इनकम, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा। यह सबसे बड़ा बेसिक है जिस चीज को हम लोगों को समझना जरूरी था कि कैसे कंपनियां बिजनेस प्लान्स में और इन सब चीजों में बेवकूफ बनाती हैं, हमारा कहां कहां फायदेमंद होता है। अब इसमें 2 प्लान होते हैं मेजरली, जनरेशन प्लान और बिजनेस वॉल्यूम, ये बाइनरी प्लान, जिसको हम बाइनरी प्लान बोलते हैं। बाइनरी प्लान होता है जो 2 लेग पे चलता है मेजरली। अब इस 2 लेग के बाइनरी प्लान में क्या रहता है, इसकी एक खूबी होती है कि ये जस्ट यू कैन गेट द इनकम जस्ट बाय कंपेयरिंग 2 ऑर्गेनाइजेशंस। आप केवल 2 ऑर्गेनाइजेशंस को बैलेंस में रख के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हर प्लान की खूबी होती है और हर प्लान की कमी भी होती है। हर प्लान की अपनी खूबियां हैं, हर प्लान की अपनी कमजोरियां हैं। अब जो ये वीक हमें पूरा मिला है, आज मैंने कुछ बेसिक्स बताए हैं जो आपके क्लियर हुए, और मैं चाहूंगा इस पे आप क्वेश्चन करें क्योंकि आज सेशन थोड़ा लेट भी हो गया। और कल हम कवर करेंगे बाइनरी प्लान को। कल मैं आपको कोशिश करूंगा कि बाइनरी प्लान की सारी खूबी और सारी कमजोरी बताऊं, कैसे आप बाइनरी प्लान में जबरदस्त सक्सेस हासिल करें, क्या उसके बेनिफिट्स उठाएं, और खुल के डिस्कशन होगा कंप्लीटली। मतलब एक एक जड़ों में जाके मैं चाहूंगा कि हमारी टीम का हर एक एसोसिएट इस लेवल पे ट्रेंड हो जाए कि उसकी नॉलेज कहीं पे भी अनक्वेश्चनेबल हो। वो प्लान देखे नहीं, प्लान्स का पोस्टमार्टम करें। जितना नॉलेज मेरे पास है वो सारा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आज सेशन इसलिए नहीं लूंगा कि बाइनरी पे बैठूंगा तो 1-1.5 घंटा और। तो कल हम लेंगे बाइनरी प्लान, और बाइनरी प्लान का सक्सेस फॉर्मूला, जल्दी चलाने का तरीका, इफ्स एंड बट्स, खतरे कहां हैं, डेंजर्स क्या हैं, लीगल क्या है बाइनरी का इलीगल वर्जन क्या है, क्या हमारे को सपोर्ट चाहिए, कितना हम आगे जाएंगे, कौन कौन सी कंपनी है जो इसको इलीगल तरीके से प्रेजेंट करती हैं, गाइडलाइंस इससे रिलेटेड क्या बोलती हैं, इन सब विषयों पे हम कल बातचीत करेंगे। और कल हम बाइनरी प्लान लेंगे। उसके बाद टाइम बचा और जल्दी खत्म हुआ तो कल कॉम्पनसेशन प्लान लेंगे जनरेशन का, फिर रिपर्चेज का जिसे बोलते हैं, वरना वो नेक्स्ट डे लेंगे। और मैं आपका गारंटी करता हूं, मैं आपकी ऐसी मिथ ब्रेक करूंगा जिस वजह से आपकी जिंदगी में कॉम्पनसेशन प्लान का पैसा आना रुका हुआ है। मेरा टारगेट किसी को बेवकूफ या गलत साबित करने का ही नहीं है। मेरा टारगेट यह है कि आप पैसा कमाने की कला सीख जाएं, आप प्लान का पोस्टमार्टम करें और बिना किसी की मदद से, मेरी नहीं, किसी की नहीं, बिना किसी की मदद से खुद अपने आप को इस कॉम्पनसेशन प्लान से कैसे पैसा बाहर निकालना है यह टेक्निक सीख पाए। लेकिन उस टेक्निक को सीखने के लिए आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा, बेसिक्स के साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ उलझना पड़ेगा, तभी जाके होंगे। और मैं सिर्फ यहां पे नहीं रुकने वाला हूं। अगर ईश्वर ने जिंदगी दी, परमात्मा ने अवसर दिया, तो इसके आगे भी लेके जाऊंगा। हम प्लान को बैठ के
आगे तक लेके जाएंगे और चीज करके जाएंगे, तो उसको एग्जाम की फॉर्म में भी चाहे लेना पड़े, चाहे मुझे बार बार पर्सनल बैठ के लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दे के मुझे प्लान सॉर्ट आउट कराने पड़े, लेकिन मैं ये कमिट करता हूं अपनी पूरी टीम के साथ, जो जो लोग हमारे साथ दिल से विश्वास से जुड़े हुए हैं, आप में से मैं हर व्यक्ति को मैथमेटिकल एमएलएम का कैलकुलेशन इतना पुख्ता करवा के छोड़ूंगा कि आपको कोई प्लान वाला बेवकूफ नहीं बना सकता, और जेन्युइन प्लान में से आप बड़ा बेहतरीन पैसा निकालेंगे, बड़ी बेहतरीन कमाई करेंगे। वहां तक मुझे आपको लेके चलना है, चाहे समय लगे, चाहे टाइम लगे, चाहे फिजिकल एफर्ट्स लगे, लेकिन जब तक प्लान का ब्रेकअप तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर व्यक्ति को मुझे एक एक टीम के व्यक्ति को टारगेट कर करके कामयाब करना है, एक एक व्यक्ति को कैलकुलेशन सिखानी है, हर व्यक्ति को प्लान का पोस्टमार्टम करना चाहिए, हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि यह प्लान हमारा बेवकूफ बना रहा है, यह प्लान कब तक टूटेगा। जैसे हमें कैलकुलेशन दी जाती है तो हम बता देते कि यह प्लान कब तक टूटेगा, यह प्लान क्यों बेवकूफ बना रहा है, इस प्लान की शॉर्ट कमिंग क्या है। हमारे यहां लोग क्या बोलते हैं, 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है। अरे चलता तो निर्भया केस भी 7 साल से रहा था, फांसी नहीं हो रही थी, लेकिन एट द एंड तो जाके हो गई ना। तो 5 साल से चल रहा, 7 साल से चल रहा, कुछ नहीं होता। कई फ्रॉड कंपनी 2-2, 3-3 साल भी चली, लेकिन बंद तो हुई ना। तो अब 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से कौन कितने दिन से चल रहा है, इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड करना है तो डिसाइड करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा बेसिक्स पे। अब बार बार सवाल आ रहा है, वेस्टीज मोदी केयर वाले क्या करते हैं। सर, पहली चीज जो आज सिखाया उसके आज के आधार पे बता रहा हूं। वो लोग पहली चीज बोलते हैं कि हम 60% बिजनेस वॉल्यूम बांटते हैं, मतलब 60%। और फिर 60% का कितना बांटते हो, बोले फिर 60 का 60 बांटते हैं। भाई साहब, हम बांटते हैं 45% और 45 का 115%, यानी कि हम बांट रहे हैं 48-50%। या हम बांटते हैं एवरेज 38% था रिजनाइन में, 38 का 115, 42-43% हम बांटते हैं। वो बांटते हैं 60%, 60 का 60, टेबल के ऊपर 60, अंदर टेबल 60। तो जब 60 का 60 बटेगा तो वो बांटते हैं 36%। हम 38 का 115% बांटते हैं तो हम बांटते हैं 43%। वो पैसा बांटते हैं तो उनकी टीमों में स्टेबल लीडरशिप आ सकती है। कितने % लोग स्टेबल हो सकते हैं, सिर्फ 8 से 10 लेवल के लोग ही स्टेबल हो सकते हैं। वेस्टीज में स्टेबल केवल वही व्यक्ति होगा क्योंकि उनके 60 में से 30-33% पैसा तो एक्यूमुलेटेड प्लान में ही चला जाता है। बाकी क्या बचता है, 60 का 30%। समझिएगा मेरी बात का, 60 का 30% यानी केवल 18% पैसा ही है जो उनके टॉप लीडर्स में बचता है। अब 18% पैसा, टर्नओवर के 18% पे आप कितने लोगों को स्टेबल इनकम दे सकते हो। अगर 3% भी दोगे तो केवल 6 लोगों को। 100 रुपए के टर्नओवर में केवल 6 लोगों को आप 3-3 रुपए दे सकते हो हर 100 रुपए पे। तो आपके लीडर हैं। नीचे वालों के लिए खेल चल रहा 33 रुपए का, थोड़े टाइम खेलते रहो फिर वो बंद हो जाएगा, फिर नीचे वाले को, फिर नीचे वाले को, ऊपर वाला खेल के बाहर, नीचे वाला अंदर, ऊपर वाला खेल के बाहर, नीचे वाला खेल के अंदर। और अगर गलती से कोई केकड़ा ऊपर लांग भी गया, पहले तो नीचे वाले केकड़े टांग खींचते ही उनके प्लान में है, क्योंकि वो सारा पैसा ले जाएंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्लान होता है। अगर कोई केकड़ा ऊपर पहुंच भी गया तो वो 18 की लिस्ट में आ जाते कि 18% में तेरा भी हिस्सा, उसमें तेरा भी हिस्सा। हर बंदे को अपनी कमाई का एक शेयर मिल ही नहीं रहा है। ये उस प्लान की बेसिकली वीकनेस आती है। तो ये सब मैं आगे समझूंगा। अगर आज के मुद्दे पे किसी का कोई सवाल है तो वो पूछिए, फिर कल बाइनरी का मुद्दा लेंगे, उसके बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि आज तक हमें प्लान, कॉम्पनसेशन प्लान समझ ही नहीं आता, तभी हम बेवकूफ बनते हैं। फ्रॉड कंपनियों में भी हम क्यों बेवकूफ बनते हैं। कई लोग कहते हैं कि एमडी कमाएगा तो मेरे को भी कमा के देगा, वो 1,00,000 लोगों को धोखा देगा लेकिन मुझे नहीं देगा। अरे वो 1,00,000 लोगों को लूटने आया तो 1,00,001 को लूट लेगा भाई, 1,00,02 को लूट लेगा। उसने 1,00,000 लोगों की खानी है, 1,00,01 लोगों की गालियां खा लेगा, आपको क्यों छोड़ेगा। अगर उसे 5 करोड़ कमाने हैं तो आप अकेले हो जो 50 लाख 1 करोड़ लेके भागने वाला था, तो आपको तो सबसे पहले लूटेगा। क्योंकि अगर आपको पैसा दे दिया तो कम कमाएगा, आपको खा के तो मोटा कमाना उसने।
भैया जब तक उसके 5 करोड़ आएंगे आप 50 लाख पे पहुंचोगे, दूसरों के लाख लाख लूट रहा आपके सीधे 50 लाख उड़ाएगा। तभी तो फ्रॉड कंपनीज में आज तक लीडर पैसा कमा नहीं पाए। तो आज के मुद्दे पे किसी का सवाल है तो पूछिए सर। डू एनीवन हैव क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन खत्म करते हैं सर। थैंक यू चेतन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनाली मैम। एनीवन, किसी का कोई सवाल? थैंक यू डैनिश, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। अब किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा तो आई थिंक आज का चैप्टर ओवर करते हैं और कल मिलते हैं शार्प 2:30 बाइनरी प्लान, बाइनरी कॉम्पनसेशंस को लेके। थैंक यू एवरीवन।